डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामीन के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराह करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 2061 से 2070 तक। हाल के वस्त में मौजूद क्रिस्टल सुतून के गिर्द एक जादुई हल्का बना हुआ था जो खिलाड़ियों को करीब आने से रोक रहा था। अगरचे ये महर काफी सादा मालूम होती थी, लेकिन दर्जा 4 की कोई हस्ती भी इसमें जबरदस्ती दाखिल नहीं हो सकती थी। जब सैफ अली इस रुकावट के करीब पहुंचा और इसे हल्का सा छुआ तो उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुली जिसमें इस जादुई हल्के का तारुफ कराया गया था। वाकई हैरत अंगेज है। अगर मैंने पहले ही आला दर्जे के जादुई हल्कों को समझने की तकनीक में महारत हासिल न की होती तो मैं इस रुकावट को सिर्फ देखने के सिवा कुछ न कर पाता। हल्के के बारे में अमूमी समझ हासिल करने के बाद सैफ अली अपनी हैरत पर काबू ना पा सका। खुदा की कलमरों में सिस्टम के तैयार करदा खजानों की हिफाजत करने वाले जादुई हल्कों की 2 अक़साम थीं। पहली किस्म तब गायब हो जाती थी जब खजाने की हिफाजत करने वाला गार्डियन बास मर जाता था। दूसरी किस्म में खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के जरिए जादुई हल्के को हल करना पड़ता था। इस किस्म में खिलाड़ियों की जंगी ताकत की कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि जादुई हल्कों को समझने की उनकी सलाहियत अहम थी। पहली किस्म को हटाना सबसे आसान था, लेकिन जैसे जैसे खिलाड़ियों का लेवल बढ़ता उनका सामना दूसरी किस्म से ज्यादा होने लगता। इसीलिए सैफ अली की पिछली जिंदगी में खिलाड़ियों के लिए मैजिशियन ज़ेली क्लास इख्तियार करना और इसे तरक्की देना बहुत अहम था। बहुत से माहिर खिलाड़ियों को जादुई हल्कों का संजीदगी से मुताला करना पड़ता था, हालांकि वो उनके बारे में सीखने से नफरत करते थे, खास तौर पर जादुई क्लास के खिलाड़ी। बाद के लेवल्स में दूसरी किस्म के जादुई हल्कों के आम हो जाने की वजह से खुदा की कलमरों के मुख्तलिफ गिल्ड्स ने भी मैजिशियन ज़ेली क्लास पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। गेम के आखिरी मराहिल के दौरान एक मास्टर मैजिशियन का दर्जा किसी मास्टर फॉर्जर या मास्टर अल्केमिस्ट से कम नहीं था। दरी असना सैफ अली के सामने क्रिस्टल सुतून की हिफाजत करने वाले जादुई हल्के को हटाने के लिए कम अज कम आला दर्जे के जादुई हल्कों को समझने में महारत होना जरूरी थी। आमतौर पर खिलाड़ियों का सामना लेवल 70 के बाद सिर्फ बुनियादी दर्जे के सेलिंग जादुई हल्कों से होता था। इस लेवल की अशिया की हिफाजत करने वाला इंटरमीडिएट जादुई हल्का मलना बहुत नायाब था, फिर भी इसके सामने मौजूद हल्के को सुलझाने के लिए एक एडवांस्ड मैजिशियन की जरूरत। अगरचे मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अपने बहुत से खिलाड़ियों को जादुई हल्कों के बारे में सीखने का काम सौंपा था, लेकिन गेम के इस मरहले पर बहुत कम इंटरमीडिएट मैजिशियन थे। आला दर्जे के मैजिशियन तो दूर की बात है। एक बार जब सैफ अली ने हल्के का मुआयना कर लिया तो उसने इसे तोड़ना शुरू कर दिया। जादुई हल्के को तोड़ना खासा मुश्किल नहीं था, हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं था कि यह आसान था। जब तक एक खिलाड़ी मुतालिका सेलिंग जादुई हल्का बनाना जानता हो, इसे खत्म किया जा सकता था। हल्के को देखते हुए सैफ अली को सुकून मिला कि वो पहले ही एक एडवांस्ड मैजिशियन बन चुका था, वरना वो सिर्फ देखता रह जाता और एक नस्ल इसके हाथों से निकल जाती। आखिरकार 5 घंटे के मुताले के बाद सैफ अली ने आखिरकार सेलिंग जादुई हल्का बनाना सीख लिया। क्रिस्टल सुतून के गिर्द मौजूद रुकावट टूटने लगी और थोड़ी ही देर बाद वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, जिससे सैफ अली के सामने सुतून जाहिर हो गया। क्रिस्टल सुतून शफाफ था और उसके अंदर मौजूद नस्ल एक चकाचौंध रोशनी के साथ चमक रही थी। सुतून के गिर्द जादुई रुकावट की वजह से सैफ अली ने इस नस्ल से कुछ खास महसूस नहीं किया था, लेकिन अब जबकि इसने जादुई हल्का हटा दिया था, वो एक शदीद दबाव महसूस कर सकता था जो उसकी लाइफ रेटिंग और इस नस्ल के दरमियान फर्क की वजह से इस पर पड़ रहा था। अगरचे इसने सिर्फ इस नस्ल को देखा था, लेकिन इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसे दबाया जा रहा हो। क्या ये एक आला नस्ल है? दबाव महसूस करते हुए सैफ अली अपनी हैरत पर काबू ना पा सका। नस्लें 3 जुमरों में आती थीं, बुनियादी, आला और आला तरीन। डिवाइन शराय से इसने जो डार्क आयरन नस्ल हासिल की थी वो एक बुनियादी नस्ल थी। ताहम चूंकि डार्क आयरन नस्ल तलवारबाज क्लास के साथ इंतहाई मुताबकत रखती थी, इसलिए इसे टॉप रैंक वाली बुनियादी नस्ल समझा जाता था, लेकिन इसके बावजूद इसे क्रिस्टल सुतून के अंदर मौजूद नस्ल से शदीद दबाव महसूस हो रहा था। इसकी वाहिद वजाहत ये थी कि उसकी लाइफ रेटिंग इस नस्ल से कमतर थी। लिहाजा सैफ अली ने अंदाजा लगाया कि ये एक आला नस्ल है।
अगरचे इसकी दिली ख्वाहिश थी कि ये एक आला तरीन नस्ल हो, लेकिन आला तरीन नस्लें लेजेंडरी अशिया की तरह नायाब और कीमती थीं। कदीम खुदा की भूल भिलिया में एक ऐसी नस्ल मिलने के इम्कानात बहुत कम थे, यहाँ तक कि आसरा मोड के लिए भी। दूसरी तरफ एक आला नस्ल मिलने के इम्कानात निस्बतन ज्यादा थे। इसके बावजूद सैफ अली दंग रह गया। कोई भी आला नस्ल खिलाड़ियों के लिए आला दर्जात तक पहुंचना बहुत आसान बना सकती थी। थोड़ी सी सलाहियत और मेहनत के साथ दर्जा 5 तक पहुंचना कोई मसला नहीं होगा। एक आला नस्ल खिलाड़ियों को उनके दर्जा 6 की तरक्की के चैलेंज के दौरान भी मदद देगी। यही वजह थी कि माजी में खुदा की कलमरों की मुख्तलिफ बड़ी ताकतें नस्लों के पीछे पागल हो गई थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के सैफ अली क्रिस्टल सुतून की तरफ बढ़ा और क्रिस्टल की बोतल निकाल ली। फिर इसने बोतल के एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना किया। इंसरी नस्ल। इस नस्ल को हासिल करने के बाद एक खिलाड़ी अनासिर का पसंदीदा बच्चा बन जाएगा और तमाम मंत्रों के साथ इसकी मुताबकत बढ़ जाएगी। बुनियादी तौर पर जहानत और तवानाई को बेहतर बनाता है। इसके बाद चुस्ती, बर्दाश्त और ताकत। ये वाकई एक आला नस्ल है। इंसरी नस्ल का मुआयना करने के बाद सैफ अली बाग हो गया। अगरचे इंसरी नस्ल के एट्रीब्यूट पैनल ने नस्ल के रैंक की निशानदेही नहीं की थी, लेकिन बुनियादी नस्लें सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर तवज्जो मरकूज करती थीं, जबकि आला नस्लें 2 में इजाफा करती थीं। चूंकि इंसरी नस्ल 2 एट्रीब्यूट्स पर मरकूज थी, इसलिए इसे एक आला नस्ल होना ही था। मजीद बरा, इसने जो सलाहियत फराहम की थी वो नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर थी, जिससे तमाम मंत्रों के साथ खिलाड़ी की मुताबकत बढ़ जाती थी। ये कम अज कम इन तमाम आला नस्लों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी जो सैफ अली ने डिवाइन शराय में देखी थी। अगर कोई जादुई क्लास का खिलाड़ी इस नस्ल को इस्तेमाल करता तो उनकी मजमूई महारत बढ़ जाती। ये यकीनन एक टॉप्ड आला नस्ल थी जो टॉप्ड के टूटे हुए लेजेंडरी अशिया से भी ज्यादा कीमती थी। सैफ अली ने कदीम खुदा की भूल भलियों की तलाश जारी रखने से पहले उनसरी नस्ल को एहतियात से महफूज कर लिया। भूल भिलियां इंतहाई पेचीदा थीं और जब भी वो किसी नए हाल में दाखिल होता, इसे उनसरी राकेशों के एक और गिरोह का सामना करना पड़ता। मजीद बरा, इन राकेशों के लेवल्स इस पहले गिरोह से एक दर्जा ऊपर थे जिनका इसने सामना किया था। तमाम लेवल 75 इससे ज्यादा थे। ताहम टूलाइट ब्लेड से लैस होने के बाद सैफ अली की जंगी ताकत में नुमाया इजाफा हुआ था और उसके नतीजे में वो उन मजबूत राकेशों को पहले हाल के उनसरी मुहाफिजों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से मारने के काबिल था। बदकिस्मती से सैफ अली ने उन हालों में गार्डियन बासिस को सिर्फ दूर से देखने की हिम्मत की। इसे जिस सबसे आसान गार्डियन बास का सामना करना पड़ा वो ग्रैंड लॉर्ड रैंक की एक कदीम नस्ल थी और कुछ हालों की हिफाजत तो मते कराकुशस कर रहे थे। तलब करदा मखलूकात पर भरोसा करने की सलाहियत के बगैर अगर वो उन गार्डियन बासिस का सामना करने की कोशिश करता तो उसे सिर्फ मौत ही मिलती। ताहम सैफ अली ने किसी भी उनसरी राकुशस को हाथ से जाने नहीं दिया, चाहे वो गार्डियन बासिस के बारे में कुछ न कर सके। ये राकुशस चलते फिरते एपिक आर्मर किट के टुकड़े और उनसरी कोर थे। मुस्तकबिल में इस तरह का मौका मिलना आसान नहीं होगा। चुनांचे सैफ अली ने पूरे 12 दिन तक कदीम खुदा की भूल भलियों में सख्त मेहनत की और हर इस उनसरी मखलूक का सफाया कर दिया जो गार्डियन बास नहीं थी। इतने अरसे तक कदीम खुदा की भूल भलियों की तलाश के बाद सैफ अली ने आखिरकार एक मुनफरिद हाल दरियाफ्त किया। ये अपने पड़ोसी हालों के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से सजाया गया था। पत्थर के सतूनों के बजाय इस हाल के सतून माना स्टोन से बने थे। ताहम हाल की कम रोशनी की वजह से सैफ अली अपने अर्द गिर्द सिर्फ 60 गज तक देख सकता था। जिस लम्हे सैफ अली ने जादुई क्रिस्टल के फर्श पर कदम रखा, इसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। फिर एक कान फाड़ देने वाली धाड़ उसके कानों से टकराई और इस आवाज से पूरा हाल बुरी तरह लरज उठा। धाड़ मध्यम हो गई और इससे पहले कि सैफ अली संभल पाता, एक तेज रोशनी ने इलाके को रोशन कर दिया। इस हाल में, जिसमें लाखों लोग समा सकते थे, एक 60 मीटर ऊंचा कांसी का अजदहा सैफ अली के सामने नमूदार हुआ। कांसी के अजदहे का नाकाबिल यकीन हाला इतना ताकतवर था कि इसने अपने गिर्द की जगह को मस्क कर दिया था और जब सैफ अली इस हाले की जद में आया तो वो 1 इंच भी ना हल सका। चैप्टर 2062 कांसी का ड्रैगन किंग, एक ड्रैगन। सैफ अली ने अपने सामने मौजूद इस दिव्यकल वजूद को बेयकीनी से देखा। अगरचे वो ड्रैगन से कई सौ गज दूर खड़ा था, लेकिन इसका हाला ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बुलंदो बाला पहाड़ के सामने खड़ा हो। ड्रैगन की तरफ से महसूस होने वाला दबाव बिल्कुल दम घटाने वाला था।
इसका हाला इतना ताकतवर था कि सैफ अली हरकत भी नहीं कर पा रहा था, वो सिर्फ खामोशी से वहां खड़ा इस वजूद को घोर सकता था। ताकतवर, तबाही, मौत, ये अल्फाज सैफ अली के जहन में इस वक्त दौड़ने लगे जब ड्रैगन का हाला इससे टकराया। कांसी का ड्रैगन किंग लेवल HP/। सैफ अली को इसमें कोई शक नहीं था कि इस कांसी के ड्रैगन की जरा सी सांस भी इसे राख बना सकती है। यहां तक कि एक दर्जा 5 का वजूद भी इस कांसी के ड्रैगन किंग के सामने बेबस होगा। एक ड्रैगन की जिंदगी की दर्जा बंदी इंतहाई बुलंद होती है और बालिग होने पर वो खुद ब खुद दर्जा 5 पर पहुंच जाता है। कमजोर तरीन दर्जा 5 का ड्रैगन भी दीगर दर्जा 5 के वजूदों में सबसे बरतर होता है और यहां तक कि खुदाओं के दौर में भी ड्रैगन की नस्ल ताकतवर तरीन नस्लों में से एक थी। यहां तक कि खुदा और शैतान भी ड्रैगनों से खौफजदा थे। दरी असना ड्रैगनों के दरमियान ड्रैगन किंग्स होते हैं। ड्रैगन किंग्स का खून आम ड्रैगनों की पहुंच से बाहर होता है। दर्जा 5 पर वो दर्जा 6 के खुदाओं का मुकाबला भी कर सकते हैं। अगर दर्जा 5 का कोई इंसानी NPC किसी दर्जा 5 के ड्रैगन किंग से टकरा जाए तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। अगर वो अक्लमंद हों तो दर्जा 6 के खुदा के दर्जे के खिलाड़ी भी दर्जा 5 के ड्रैगन किंग से दूर रहने में ही आफियत समझते हैं। ऐसे वजूद से बरा रास्त लड़ने की कोशिश करना हमाकत की इंतहा होगी। खुशकिस्मती से ये कांसी का ड्रैगन किंग एक जादुई हिसार में कैद था, वरना सैफ अली को भागने का वक्त भी ना मिलता। अपने पंजे की एक जुम्बिश से कांसी का ड्रैगन किंग सैफ अली को व्हाइट रिवर सिटी वापस भेज सकता था। क्या ये आखिरी इम्तिहान है? जादुई रुकावट के पीछे गुस्से में भरे कांसी के ड्रैगन किंग को देखने के बाद सैफ अली ने अपनी तवज्जो गिरदो नवा पर मरकूज की। हाल में एक दूसरा जादुई हिसार था और उसके अंदर एक शानदार बॉक्स रखा हुआ था। ज्यादातर खिलाड़ी शायद इस बॉक्स को अहमियत ना दें, लेकिन सैफ अली, जो गार्ड्स डोमेन से गैर मामूली तौर पर वाकिफ था, जान गया कि यह बॉक्स 7 लोमैनरेज क्रिस्टल से बना हुआ है। 7 लोमैनरेज क्रिस्टल खिलाड़ियों और दोनों के लिए बेहद कीमती था। यही एक वजह थी कि इतनी बड़ी कॉरपोरेशंस ने गार्ड्स डोमेन में सरमायाकारी की थी। हाल में किसी और चीज ने सैफ अली की तवज्जो हासिल नहीं की। पिछले हालों के बरक्स इसमें सिर्फ एक गार्डियन बास था। वहां सैफ अली के मारने के लिए कोई आम दुश्मन नहीं थे। अगरचे सैफ अली करीब जाकर कांसी के ड्रैगन किंग का मुआयना करना चाहता था, लेकिन इसके ताकतवर हाले ने इसे हरकत करने से रोक दिया। मजीद 10 सेकंड तक गुस्सा दिखाने के बाद कांसी का ड्रैगन किंग आखिरकार पुरसुकून हो गया। इसके हाले की शिद्दत भी कम होने लगी और सैफ अली ने अपने जिस्म पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन जैसे ही सैफ अली ने सुकून का सांस लेना शुरू किया, कैद ड्रैगन बोल पड़ा, नन्हे इंसान, यहां तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि तुम में कुछ सलाहियत है। इन हकीर खुदाओं और शैतानों के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक मैं तुम्हें 3 इख्तियारात दूंगा, कांसी के ड्रैगन किंग ने सैफ अली को देखते हुए कहा। तुम्हारा पहला इख्तियार मेरा इम्तिहान कबूल करना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें वो खजाना मिलेगा जो उन खुदाओं और शैतानों ने पीछे छोड़ा है। खुदाओं और शैतानों का हलफ उठाना तुम्हारा दूसरा इख्तियार है। तुम इस तरह भी खजाना हासिल कर सकते हो। तुम्हारे तीसरे इख्तियार में मेरे साथ एक मुआहिदा करना शामिल है। अगरचे तुम्हें खजाना नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी बरकत हासिल होगी। मेरी बरकत तुम्हें इंसानी हुदूद से बाहर की ताकत अता करेगी। अपना फैसला करो। अगरचे कांसी का ड्रैगन किंग ड्रैगन की जबान में बोल रहा था, जिसके बारे में सैफ अली कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो दर हकीकत ड्रैगन किंग के इरादों को समझने के काबिल था। यहाँ इंतखाबात मौजूद हैं, सूरत हाल ने सैफ अली को थोड़ा हैरान कर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये नशनट गार्ड्स मेज के आखिरी हाल में इसे इख्तियारात दिए जाएंगे। उसने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। खुफिया चाबी के इम्तिहान के बारे में उसके इल्म के मुताबिक खिलाड़ियों को कोई इख्तियार नहीं दिया जाता था। अगर खिलाड़ी इम्तिहान के खजानों में से कुछ चाहते थे तो उन्हें गार्डियन बासिस को शिकस्त देना होती थी, लेकिन अब उसके पास गौर करने के लिए 3 इख्तियारात थे। पहला इख्तियार बिलाशुबा मियारी तरीकाकार था। अगर खिलाड़ियों को अपनी ताकत पर भरोसा हो तो पहला इख्तियार बेहतरीन होता। दूसरा इख्तियार खिलाड़ियों को ज्यादा खतरा मोल लिए बगैर खजाना हासिल करने की इजाजत देता था। बहुत से खिलाड़ी बगैर सोचे समझे इस इख्तियार को मुंतखब कर लेते। आखिरकार ये इनशनट गार्ड्स मेज का आखिरी हाल था। इस कमरे का खजाना गैर मामूली होता, लेकिन सैफ अली एक बात समझता था, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता।
मौजूदा खिलाड़ी शायद खुदाओं और शैतानों के हल्फ के बारे में कुछ न जानते हों, लेकिन वो जानता था। अपनी पिछली जिंदगी के दौरान उन हल्फनामों ने खुदाई मुआहदे का लक़ब हासिल किया था और उनमें से हर एक दो तरफा सौदा था। खुदाई मुआहदे पर दस्तखत करके खिलाड़ियों को उन शराइत की पाबंदी करनी पड़ती थी जो खुदाओं और शैतानों ने मुकर्रर की थी। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते तो उन्हें इबरतनाक अंजाम का सामना करना पड़ता। माजी में बहुत से लोगों ने शौक से खुदाई मुआहिदों पर दस्तखत किए और मुकर्ररा शराइत पूरी करने में नाकाम रहे और आखिरकार उन्हें इतनी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ा कि वो अपने अकाउंट्स डिलीट करने पर मजबूर हो गए। लिहाजा जबकि कांसी के ड्रैगन किंग का बताया हुआ दूसरा इख्तियार अच्छा लग रहा था, इसमें खतरा काफी ज्यादा था। तीसरा इख्तियार दूसरे से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था, अगरचे ये मुआहिदा खिलाड़ी और कांसी के ड्रैगन किंग के दरमियान होना था। कांसी के ड्रैगन किंग के मुआहिदे पर दस्तखत करने और खुदाओं और शैतानों के साथ मुआहिदा करने में कोई हकीकी फर्क नहीं था। अगरचे तीसरे इख्तियार में आखिरी हाल का खजाना नहीं मिलता, लेकिन एक ड्रैगन किंग की बरकत इतनी ही गैर मामूली होती है। किसी भी बरकत की खिलाड़ियों के लिए बड़ी अहमियत होती है, खास तौर पर कांसी के ड्रैगन किंग की। इसके असरात गालिबन एक बिल्ड लाइन से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। गॉड्स डोमेन में बरकतें इतनी कीमती इसलिए थीं क्योंकि वो बहुत कम दी जाती थीं। सिर्फ गैर मामूली ताकतवर वजूद ही दूसरों को बरकत दे सकते थे और जिन्हें बरकत मिलती वो अजीम ताकत हासिल कर लेते। ताहम इस ताकत की एक कीमत थी। बरकत देने वाले को अपनी ताकत का एक हिस्सा अलग करके उसे अपने हदफ को देना पड़ता था। दूसरे लफ्जों में, बरकत देने वाला दूसरों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी ताकत खो देता था। लिहाजा दर्जा 6 के खुदा भी बरकत देने में इंतहाई मोहतात रहते थे। वो कभी भी अपनी मर्जी से बरकत नहीं देते थे। क्या मैं जान सकता हूं कि हल्फ की शराइत क्या है? सैफ अली ने मामले पर गौर करने के बाद पूछा। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तुम हल्फ उठाने के बाद ही इसके बारे में मजीद जान सकते हो। ये वो शर्त है जो उन खुदाओं और शैतानों ने बहुत पहले मेरे लिए मुकर्रर की थी। कांसी के ड्रैगन किंग ने बेनियाजी से वजाहत की। इंसान, मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है। तुम्हारे पास गौर करने के लिए सिर्फ 10 मिनट है। मुझे नहीं बता सकता, है ना? सैफ अली कांसी के ड्रैगन किंग की बातें सुनकर समझ गया कि क्या हो रहा है। चूंकि खिलाड़ी हल्फ उठाकर खजाना हासिल कर सकते थे, इसलिए इसकी शराइत बिलाशुबा काफी सख्त थीं। ताहम कोई खिलाड़ी उन शराइत को कबूल कर सकता है या नहीं, ये नामालूम रहा। खिलाड़ियों को हल्फ की तफसीलात न बताकर वो शराइत की संगीनी का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। इससे कांसी के ड्रैगन किंग की सूरत-ए-हाल में इंसाफ का कुछ एहसास भी यकीनी हुआ। अगर खिलाड़ियों को हल्फ की शराइत मालूम होती तो वो ड्रैगन की बरकत की परवाह न करते। इंसान, तुम्हारा फैसला क्या है? 10 मिनट गुजरने के बाद कांसी के ड्रैगन किंग ने गहरी आवाज में पूछा। एक गहरा सांस लेने के बाद सैफ अली ने जवाब दिया, पहला इख्तियार, चाहे वो खुदाओं और शैतानों का हल्फ हो या कांसी के ड्रैगन किंग का मुआहिदा, खतरा बहुत ज्यादा था। इस इम्कान पर कि वो शराइत पूरी न कर सका, इसे अपना अकाउंट डिलीट करके दोबारा शुरू करना पड़ेगा। उसने ऐसा जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की। क्या? पहला इख्तियार? सैफ अली के फैसले ने कांसी के ड्रैगन किंग को हैरान कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि यही तुम्हारा इंतखाब है? चैप्टर 2063 दबी हुई शमशीर जनी। कांसी के ड्रैगन किंग की आंखों में उलझन चमकी जब इसने सैफ अली को देखा। वो इस तलवारबाज के जवाब पर इतना हैरान हुआ कि वो तस्दीक किए बगैर न रह सका। जी हां, मैं आपका इम्तिहान कबूल करने का इंतखाब करता हूं, ड्रैगन किंग, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। तुम वाकई एक अजीब इंसान हो। जब से ये भूल भिलियां बनाई गई हैं, हजारों मुहिम जो यहां आए हैं, लेकिन किसी ने मेरा इम्तिहान कबूल नहीं किया क्योंकि वो पहले ही जानते थे कि उनका क्या अंजाम होगा। ये मत समझना कि मेरा इम्तिहान मुकम्मल करना इतना आसान है, कांसी का ड्रैगन किंग धाड़ा। लेकिन चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, खुदाओं और शैतानों के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक, अगर तुम मेरे खिलाफ 3 दिन तक जिंदा रह सके तो तुम मेरा इम्तिहान पास कर लोगे। चलो शुरू करते हैं। कांसी के ड्रैगन किंग ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक वो रोशनी के उनगिनत जर्रात में बिखरने लगा और इस जादुई रुकावट से गुजर गया जो खुदाओं और शैतानों ने कायम की थी। रुकावट से गुजरने के बाद रोशनी के ये जर्रात सैफ अली के सामने एक इंसानी शक्ल में जमा हो गए। थोड़ी देर बाद कांसी के लिबास में मलबूस एक फौजी वजाकत का उधेड़ उम्र आदमी हाल में खड़ा था। आम लोगों के बरक्स
इस शख्स के चेहरे और जिस्म पर सुनहरी खुदाई निशानात मौजूद थे, जैसे वो कोई मेहर हो। इसकी अंबर जैसी आंखों में मौत और तबाही भरी थी, जिनमें इंसानियत का नाम व निशान तक न था। इंसानी शक्ल इख्तियार करना। सैफ अली ने हैरत से इस फौजी शख्स को देखा। गॉड्स डोमेन में बहुत कम वजूद इंसानी शक्ल इख्तियार करने के काबिल थे, बल्कि सिर्फ अफसानवी राकुशस ही ये कारनामा अंजाम दे सकते थे। इंसानी शक्ल इख्तियार करना न सिर्फ बेमिसाल ताकत की अलामत थी, बल्कि ये एक राकुशस की खौफनाक जहानत का सबूत भी था। मौजूदा खिलाड़ियों के लिए एक राकुशस की जहानत ज्यादा से ज्यादा आला जंगी मेयार के बराबर थी, जिससे उन राकिशों को आम राकिशों के मुकाबले में शिकस्त देना ज्यादा मुश्किल हो जाता था। ताहम जैसे जैसे खिलाड़ी गेम में आगे बढ़ते, उन्हें पता चलता कि आला जहानत वाले राकुशस सरासर डरावने ख्वाब थे। इंसानी शक्ल इख्तियार करने वाले राकिशों ने माजी में बहुत सी रियासतों और सल्तनतों को तहोबाला कर दिया था। एक रियासत तो इंसानी शक्ल इख्तियार करने वाले राकुशस के हमले के दौरान तबाह भी हो गई थी। वो राकुशस महज दर्जा 4 का मिथक दर्जा का वजूद था, और इस वक्त तक बहुत से माहिरीन पहले ही इसी दर्जे तक पहुंच चुके थे। ताहम मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मुश्तरका ताकत के बावजूद इस राकुशस ने उनकी अफवाज को नीस्तो नाबूद कर दिया था। चूंकि इस राकुशस की तबाही को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए आखिरकार वो रियासत मिट गई। माजी में जिन इंसानी शक्ल इख्तियार करने वाले राकिशों को शिकस्त दी गई थी, वो सिर्फ इसलिए हारे थे क्योंकि वो दर्जा 3 के वजूद थे। इसके बावजूद इन राकिशों को शिकस्त देने के लिए दर्जा 4 के माहिरीन के एक बड़े ग्रुप और ताकतवर आलात के मजमूए की जरूरत पड़ी थी। ये वो वक्त था जब खिलाड़ियों को माजी में आला जहानत वाले राकिशों की होलनाकी का एहसास हुआ। इंसानी शक्ल इख्तियार करने वाले राकिशों के माफौक अलफितरत जंगी मेयार डोमेन रीलिम के माहिरीन से भी आगे निकल गए थे। दर हकीकत दोनों एक ही सतह पर नहीं थे। इंसान खुदाओं और शैतानों के कवानीन के मुताबिक मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मजीद बरा, तुम्हारे पास कामयाब होने के 300 मौके हैं। तुम्हें बस मेरे खिलाफ 3 दिन तक जिंदा रहना है। कांसी के ड्रैगन किंग ने सैफ अली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा कोई और सवाल नहीं है तो कत्ल आम शुरू होने दो। सैफ अली का चेहरा सिया पड़ गया, क्योंकि एक बेमिसाल सर्दी ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन फितरी तौर पर सैफ अली ने वाइड शील्ड फाल की और उसका जहन इंतहाई चुकना हो गया। अगरचे वो जानता था कि ये इम्तिहान आसान नहीं होगा, लेकिन इसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना मुश्किल होगा। जिन खिलाड़ियों ने इस सूरत हाल का तजुर्बा नहीं किया था, वो शायद ये समझी कि कांसी के ड्रैगन किंग के इम्तिहान की शराइत काफी सादा है। उन्हें सिर्फ लेवल 70 दर्जा 3 के राकुशस के खिलाफ 3 दिन तक जिंदा रहना था, और ऐसा करने के लिए उन्हें 300 जिंदगियां दी गई थीं। एक आम माहिर भी इस इम्तिहान को आसानी से पास कर सकता था, चाहे कि एक आला माहिर। ताहम सैफ अली ने इसे पहचान लिया कि ये क्या था। ये एक एकतरफा कत्ल आम था। जैसे ही सैफ अली की वाइड शील्ड ने असर दिखाया, कांसी का ड्रैगन किंग, जो एक लम्हा पहले 30 गज दूर था, इसके सामने खड़ा था। इससे पहले कि सैफ अली को एहसास होता, एक ड्रैगन स्केल ग्रेट सॉर्ड पहले ही वाइड शील्ड के पार हो चुकी थी। क्या कमाल की फुर्ती है। सैफ अली ने सदमे से इस लंबी तलवार को देखा। उसने अपनी तमाम तर तवज्जो कांसी के ड्रैगन किंग पर मरकूज कर रखी थी। इसके 5 हवास कभी अपने हरीफ से नहीं हटे थे, फिर भी ड्रैगन किंग इसकी नजरों से बच निकला और एक भूत की तरह इसके सामने पहुंच गया। ऐसा लगता था जैसे ड्रैगन किंग ने किसी फौरी हरकत की महारत का इस्तेमाल किया हो, लेकिन सैफ अली जानता था कि इसने किसी अदन दर्जे की महारत जादू पर भरोसा नहीं किया था, बल्कि ड्रैगन किंग ने एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल की थी जिसका कोई कूल डाउन नहीं था, और उसे ड्रैगन किंग अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता था, जो आम अक्ल से बालातर था। दरीं असना इस एक हमले से कांसी के ड्रैगन किंग ने फौरी तौर पर वाइड शील्ड को 4 लाख से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दूसरे लफ्जों में, यह हरीफ 7 वार में सैफ अली की वाइड शील्ड को तबाह कर सकता था। यह देखकर सैफ अली ने कुछ भी बचा कर रखने की हिम्मत नहीं की। वो फौरन पीछे की तरफ उछला और वो शेडो ब्लेड का इस्तेमाल किया। सैफ अली के कंट्रोल में तलवार की 10 रोशनियां कांसी के ड्रैगन किंग पर बरसें, जिनका मकसद ड्रैगन किंग की हरकत को रोकना और सैफ अली को उनके दरमियान फासिला बढ़ाने की इजाजत देना था। अगरचे कांसी का ड्रैगन किंग सिर्फ लेवल 70 का ग्रेट लॉर्ड था, लेकिन इसकी बुनियादी खुसूसियात इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड से कहीं ज्यादा थीं।
इसमें कोई शक नहीं था कि इस ड्रैगन किंग की खुसूसियात सैफ अली से कहीं ज्यादा थीं। इसके पास बराह रास्त मुकाबले में कोई मौका नहीं था, लिहाजा वो सिर्फ उनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला पैदा करने और जितना हो सके वक्त हासिल करने की कोशिश कर सकता था। एक अच्छा हमला। एक फानी होने के बावजूद तुम वाकई इस मेयार तक पहुंच गए हो। कांसी के ड्रैगन किंग ने सैफ अली के आने वाले हमलों का मुआयना करते हुए इत्मीनान से इसकी तारीफ की। इससे पहले कि तलवार की 10 रोशनियां अपने निशाने पर लगतीं, ड्रैगन किंग ने अपनी बड़ी तलवार घुमाई और तलवार की रोशनियों को 20 सेंटीमीटर के करीब आने से पहले ही चिकनाचूर कर दिया। कांसी के ड्रैगन किंग के वार ने रोशनी की एक मशहूर कुन लहर पैदा की, जिसने सैफ अली को भी मशहूर कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड में ड्रैगन किंग सैफ अली के पास खड़ा था और उसने अपने हरीफ को हरकत करते हुए भी नहीं देखा था। एक बार फिर ड्रैगन स्केल ग्रेट सोर्ड सैफ अली के एहसास से पहले ही इसकी वाइट शील्ड में पैवस्त हो चुकी थी। वार खाने के बाद सैफ अली ने फितरी तौर पर ओसवर्ड्स ऑर्बिट का इस्तेमाल किया। इसके रद्दे अमल कांसी के ड्रैगन किंग से वाज़े तौर पर सुस्त थे। सैफ अली को उम्मीद थी कि स्वर्ड्स ऑर्बिट ड्रैगन किंग को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी, लेकिन वो इसके बजाय आगे बढ़ा। इसकी ड्रैगन स्केल ग्रेट सोर्ड अचानक गायब हो गए। ड्रैगन किंग ने इस हथियार को स्वर्ड्स ऑर्बिट को रोकने और वाइट शील्ड पर दोबारा वॉर करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये है एक इंसानी शक्ल वाला राकुशस। सैफ अली अपनी वाइट शील्ड पर बार बार होने वाले वॉर देखकर अपने सदमे को ना रोक सका। उसने हमेशा अपनी शमशीर जनी से अपने दुश्मनों को दबाकर उन पर बरतरी हासिल की थी, लेकिन इस कांसी के ड्रैगन किंग की शमशीर जनी ने इसके साथ वही सलूक किया। कांसी के ड्रैगन किंग के वार इतने तेज थे कि उसकी आंखें उनका साथ नहीं दे पा रही थीं। अपना दिफा करने की कोशिश के दौरान उसे सांस लेने की मोहलत भी नहीं मिल रही थी। इसे बमुश्किल ही एहसास हो रहा था कि ड्रैगन किंग उस पर हमला कर रहा है। 1 वार, 2 वार, 3 वार। कई वारों के बाद वाइट शील्ड आखिरकार टूट गई और सैफ अली को कांसी के ड्रैगन किंग के हमलों से बचने या उन्हें रोकने के लिए अपनी महारतों पर भरोसा करना पड़ा। भाड़ में जाए, इस मकाम पर सैफ अली ने पहचान लिया कि वो इस इम्तिहान में नाकाम होने के कितना करीब है। उसने फौरी तौर पर स्वर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन का इस्तेमाल किया, जो उसके तरकश की सबसे ताकतवर जंगी तकनीक थी। चैप्टर 2066 इंसानी हुदूद से बालातर मकाम। जैसे ही सैफ अली ने स्वर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन का इस्तेमाल किया, तलवार की 5 रोशनियों ने कांसी के ड्रैगन किंग के खामोश हमलों को रोक लिया। बूम बूम बूम। धात के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाजें पूरे हाल में गूंज उठीं और तसादुम के नतीजे में पैदा होने वाली लहर इतनी शदीद थी कि इसने सैफ अली को थर्रा दिया। मजीद बरा, इसके बाजू असर की वजह से सुन्न हो गए थे। ये इतना शदीद था कि उसे उन्हें हिलाने में भी दुश्वारी हो रही थी। कांसी के ड्रैगन किंग ने अपने हमले बड़ी आसानी से किए थे और उसकी बुनियादी खुसूसियात सैफ अली से सिर्फ थोड़ी ज्यादा थीं। फिर भी इसने स्वर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन की ताकत को मगलूब करने के लिए काफी कुव्वत पैदा की। सैफ अली बमुश्किल ही समझ सका कि इस नतीजे की वजह क्या हो सकती है। सैफ अली के संभलने का इंतजार किए बगैर कांसी के ड्रैगन किंग की ड्रैगन स्केल ग्रेट सोर्ड एक बार फिर गायब हो गई। ताहम पहले के बरक्स ड्रैगन किंग का हमला वाकई खामोश था। सैफ अली को अपने सीने में छेबता हुआ दर्द महसूस होने से पहले ड्रैगन किंग के हमले के रास्ते का जरा सा भी अंदाजा नहीं हो सका। इससे पहले कि इसे एहसास होता, कांसी के ड्रैगन किंग ने अपनी बड़ी तलवार सैफ अली के सीने में घोंप दी थी। इसकी एचपी रुकने के आसार के बगैर तेजी से कम हो रही थी। वो पहले ही इंसानी हुदूद से बाहर है। सैफ अली ने हैरत से ड्रैगन किंग की तरफ देखा जब इस इंसानी शक्ल वाले बास ने अपना हथियार वापस निकाला। सैफ अली की नजरें धुंधला गईं क्योंकि इसकी एचपी 0 हो गई और वो बेजान होकर जमीन पर गिर गया। स्वर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन सैफ अली की सबसे ताकतवर जंगी तकनीक थी। इसे इस तकनीक पर भरोसा करके डोमेन रीलिंग के माहिरीन के लिए खतरा बनने का भी यकीन था। ताहम कांसी के ड्रैगन किंग के खिलाफ स्वर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन ने इसे सिर्फ 1 वॉर तक जिंदा रखा। कांसी का ड्रैगन किंग गॉड्स डोमेन में एक बरतर वजूद था। इसके हमले और हरकत की तकनीकें दोनों ही हैरत अंगेज थीं। ड्रैगन किंग सैफ अली को खबरदार किए बगैर अपने हमले शुरू कर सकता था, जैसे बास का जिस्म उसके ज़हन के हुक्म के बगैर काम कर रहा हो। कांसी के ड्रैगन किंग के रद्दे अमल इतने तेज थे कि सैफ अली का जहन रद्दे अमल भी नहीं दे पाता था। अगरचे ऐसा कारनामा आमतौर पर नामुमकिन था, लेकिन कांसी के ड्रैगन किंग ने यह कर दिखाया था। वो इंसानी हुदूद को मुकम्मल तौर पर उबूर कर चुका था।
सैफ अली को आखिरकार समझा गया कि माजी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने दर्जा 3 के इंसानी शक्ल वाले राकेशों को शिकस्त देने के लिए दर्जा 4 के माहिरीन की बड़ी तादाद क्यों भेजी थी, जो कि बहुत कम लेवल के थे, और फिर भी खिलाड़ियों को फतह हासिल करने के लिए जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। सैफ अली के मरने के 5 सेकंड बाद वो इस जादुई हिसार के सामने नमूदार हुआ जिसने कांसी के ड्रैगन किंग को मुकम्मल एचपी के साथ कैद कर रखा था। ऐसा महसूस होता था जैसे वो झड़प एक ख्वाब थी। ताहम जब सैफ अली ने करीब ही कांसी के ड्रैगन किंग की इंसानी शक्ल पर नजर डाली तो वो समझ गया कि ये कोई ख्वाब नहीं था। ठीक है, चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं, कांसी के ड्रैगन किंग ने अपनी ड्रैगन स्केल ग्रेट सॉरोड नियाम से निकालते हुए कहा और अपने हमले दोबारा शुरू कर दिए। अब जबकि सैफ अली ने ड्रैगन किंग की ताकत का तजुर्बा कर लिया था, इसने बास से बड़ा रास्त टकराने की हिम्मत नहीं की। अगर वो 3 दिन में 300 बार मरने से बचना चाहता था तो उसे अपने लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त हासिल करने की जरूरत थी। इस बात को जहन में रखते हुए सैफ अली मुड़ा और भाग निकला। जैसे इसने इस चाल की पेशगोई कर रखी हो, कांसी के ड्रैगन किंग ने अपनी बड़ी तलवार सैफ अली की तरफ फेंकी, जिससे तलवारबाज को उड़ते हुए हथियार से बचने के लिए रुकना पड़ा। मुख्तसर वक्फे का फायदा उठाते हुए ड्रैगन किंग सैफ अली के पीछे नमूदार हुआ और खिलाड़ी को खबरदार किए बगैर बास के हाथों में एक और ड्रैगन स्केल ग्रेट सॉरोड नमूदार हुई, जो सैफ अली की हरकत महसूस करने से पहले ही इसकी तरफ घूमी। खुशकिस्मती से सैफ अली ने ऐसी ही किसी चीज की तवक्को की थी और एक लम्हा पहले डिवाइन स्टेप्स को फाल कर दिया था। उसने फौरन अपनी जगह अपने एक हमजाद से बदल ली जो हमलों से महफूज था। अगले वाकयात वैसे ही हुए जैसे सैफ अली ने तवक्को की थी। एक बार जब कांसी के ड्रैगन किंग को एहसास हुआ कि उसके सामने वाला हमजाद नुकसान से महफूज है तो उसने सैफ अली की दूसरी कापियों पर हमला कर दिया। अगरचे सैफ अली ड्रैगन किंग के वारों को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि हमला करते वक्त हर कोई कुछ न कुछ कमजोरी जाहिर करता है। कांसी के ड्रैगन किंग की कमजोरी दरियाफ्त करना ही उसका मकसद था, जिसके बाद सैफ अली ने इसी हमजाद के साथ पोजीशन बदली। फिर वो मुड़ा और गार्डियन बास पर वार किया। जैसे ही ड्रैगन किंग ने दूसरे हमजाद पर हमला किया, इसका पहलू बेनकाब हो गया। ये देखकर सैफ अली खुश हो गया और जिस हाथ में कलंग रे थी वो तेजी से इस खला की तरफ बढ़ा। डंग। ताहम इससे पहले कि मुकद्दस तलवार अपने निशाने से मलती, एक नाकाबिल फहम हमले ने हथियार का मुकाबला किया और उसकी पेश कदमी रोक दी। कितना तेज है! इस जवाबी हमले ने सैफ अली को एहसास दिलाया कि अगर उसे कांसी के ड्रैगन किंग के दिफा में कोई खला मिल भी जाए तो वो इसका फायदा नहीं उठा सकता। ड्रैगन किंग सैफ अली से कहीं ज्यादा तेज था और आने वाले वार को महसूस करते ही आसानी से अपना दिफा कर सकता था। कांसी के ड्रैगन किंग को शिकस्त देने के लिए रफ्तार पर भरोसा करना नामुमकिन होगा। इससे पहले कि सैफ अली एक और हमले के साथ आगे बढ़ता, कांसी के ड्रैगन किंग ने अपनी बड़ी तलवार एक बार फिर सैफ अली के सीने में घोंप दी और तलवार बाज गिर पड़ा। अगरचे सैफ अली को दूसरी बार मौत का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चूंकि वो कांसी के ड्रैगन किंग की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए इसे अपनी ताकत के जरिए इस हरीफ का मुकाबला करना होगा। वक्त हासिल करने के लिए भागने और ड्रैगन किंग की फेंकी हुई बड़ी तलवार से बचने के बाद सैफ अली को एहसास हुआ कि वो बास से पीछा नहीं छुड़ा सकता। इसके पास वाहिद रास्ता ड्रैगन किंग का बड़ा रास्त सामना करना था। अपनी तीसरी कोशिश में सैफ अली ने शेडो ब्लेड का इस्तेमाल किया और 10 ब्लेड्स को जोड़ों में जम कर दिया। फिर इसने ब्लेड्स के 5 जोड़े कांसी के ड्रैगन किंग की तरफ भेजे। ड्रैगन किंग को सैफ अली की जवाबी कार्रवाई की कोशिश मज़हका खेज लगी। जवाब में ड्रैगन किंग ने अपनी बड़ी तलवार 5 हमलों के मिलाप के मकाम पर घुमाई। हर हमले का मिलाप का मकाम बाल के बराबर था, लेकिन कांसी के ड्रैगन किंग ने अपनी बड़ी तलवार की नोक से 5 जोड़ों का मुकाबला किया, जिससे हर जोड़े में एक ब्लेड बेकार हो गया। उसने मुअस्सिर तरीके से 5 मुश्तरका हमलों को 5 आम हमलों में बदल दिया। ड्रैगन किंग के मुकाबले ने बाकी ब्लेड्स के रास्ते भी बदल दिए थे। सैफ अली के शेडो ब्लेड्स को नाकारा बनाने के बाद कांसी के ड्रैगन किंग ने इसे दोबारा मार डाला। ताहम सैफ अली ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने वक्त हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके आजमाए और ड्रैगन किंग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। 10 बार, 30 बार, 100 बार कांसी के ड्रैगन किंग ने सैफ अली को बार बार मारा। ये जाने बगैर कि कितना वक्त गुजर चुका है, सैफ अली ने खुद को लड़ाई में गर्क कर दिया और लड़ने के सिवा किसी चीज पर तवज्जो नहीं दी। इन बार बार की लड़ाइयों के जरिए
सैफ अली अपने नजरियात की तस्दीक करने और अपने ख्यालात को चैलेंज करने के काबिल हो गया। नतीजे के तौर पर उसने अपने जिंदा रहने के वक्त को बढ़ाना जारी रखा। शुरू में वो ड्रैगन किंग के खिलाफ सिर्फ चंद सेकंड तक जिंदा रहा था, लेकिन अब वो 20 सेकंड से ज्यादा वक्त गुजार सकता था। इसके हमलों को मुकम्मल तौर पर और आसानी से बेअसर करने की कांसी के ड्रैगन किंग की सलाहियत के बावजूद सैफ अली का लड़ने का जज्बा लड़ाई के साथ साथ मजीद रोशन होता गया। उसने मुतअद्दिद नाकामियों के बावजूद हमले के मजीद तरीके आजमाने पर इसरार किया। 200 से ज्यादा बार मरने के बाद सैफ अली का जहन और जिस्म दोनों थक चुके थे। इसके रद्दे अमल सुस्त हो रहे थे और अगरचे वो एक आला माना वाले माहौल में था, फिर भी वो थोड़ा जर्द पड़ गया था। आखिरकार कांसी के ड्रैगन किंग ने 300 मैच का आगाज किया। आगे बढ़ते हुए कांसी का ड्रैगन किंग सैफ अली के सामने पहुंचा और 6 ऐसे वार किए जो तलवारबाज की नजरों से बच गए। ताहम इस बार सैफ अली ने आधा कदम पीछे हटाया और कलंगरे और ऑक्टोलाइट ब्लेड को क्रॉस स्लैश में घुमाया। सैफ अली न सिर्फ ड्रैगन किंग के 4 हमलों से बचने में कामयाब रहा, बल्कि इसने अपनी तलवारों से बाकी 2 को भी रोक दिया। ताहम ड्रैगन किंग के हमलों की इंतहाई ताकत की वजह से सैफ अली ने बड़ी तलवार के रास्ते को ज्यादा नहीं बदला था। नतीजे के तौर पर ड्रैगन किंग के हमलों में से एक सैफ अली के कंधे को छू गया, जिससे 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। उसने मेरे हमले रोक लिए। कांसी के ड्रैगन किंग की आंखों में उलझन चमकी जब इसने सैफ अली को देखा। क्या उसे अब तक थक नहीं जाना चाहिए था? उसने उन्हें कैसे रोका? क्या वो खुशकिस्मत रहा? मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, ये इख्तिताम है। सैफ अली के कांसी के ड्रैगन किंग के हमलों को रोकने के बाद बास ने अपने हदफ पर मजीद जोश और खरूश से हमला किया। 9 एक्सट्रीम स्लैशेस चैप्टर 2065 डोमेन रिलिम। चांदी की रोशनी की 9 लकीरों ने सैफ अली पर वार किया। न सिर्फ ड्रैगन किंग की 9 एक्सट्रीम स्लैशेस खामोश थीं, बल्कि तलवार की रोशनियां फूलों की तरह खिलीं, जिससे एक मसहूर कुन मंजर पैदा हुआ। जब चांदी के फूल खिले तो ड्रैगन किंग के गिर्द दुनिया मुंजमद होती महसूस हुई। अगर मीराकल से ताल्लुक रखने वाला मीराकल ड्रैगन से देखता तो वो दंग रह जाता। वो इस तकनीक में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कांसी के ड्रैगन किंग का मुजाहिरा मुकम्मल था। न सिर्फ ड्रैगन किंग की तलवार की 9 रोशनियां हर किस्म के इदराक से बच गईं, बल्कि उनके रास्ते आखिरकार एक ही नुक्ता पर मिल गए। कांसी के ड्रैगन किंग ने अभी एक मुकम्मल तौर पर जारहाना जंगी तकनीक का मुजाहिरा किया था। जब तलवार की रोशनियां मिली तो उनके गिर्द जगह टूट गई। एक सिया फिजाई शिगाफ सैफ अली की तरफ बढ़ा, लेकिन इस हकीकत के बावजूद कि हमले का पता लगाना नामुमकिन था, सैफ अली ने जवाब दिया, अपने कदम आगे बढ़ाए और कलंगरे को अपने सामने रखा। फिर उसने पैरी को फाल किया। इसके अमाल सादा और सीधे थे। दूर से ऐसा लगता था जैसे सैफ अली बहुत आहिस्ता हरकत कर रहा है और एक तमाशाई इसका हर अमल देख सकता था। ताहम इन सुस्त हरकत ने दरहकीकत कांसी के ड्रैगन किंग की 9 एक्सट्रीम स्लैशेस को रोक दिया। बूम! जब ड्रैगन स्केल ग्रेट सॉरुड कलंगरे से टकराई तो पूरे हाल में एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और उसके नतीजे में पैदा होने वाली लहर इतनी शदीद थी कि वो कई 100 गज दूर तक पहुंच गए। असर की वजह से सैफ अली 1 दर्जन गज पीछे लड़खड़ा गया। धूल बैठने के बाद उसने ड्रैगन किंग के कदमों में जमीन पर एक गहरा किट जाहिर किया जो बास से 30 गज दूर तक फैला हुआ था। कांसी के ड्रैगन किंग की 9 एक्सट्रीम स्लैशेस की ताकत दर्जा 3 की कुछ महारतों से भी ज्यादा थी। कांसी का ड्रैगन किंग, जो ताकत के इस मुजाहिरे का जिम्मेदार था, हैरान रह गया। एक इंसान ने वाकई मेरे हमले को भांप लिया। कांसी के ड्रैगन किंग ने अपने कदमों के सामने उफुकी किट को देखकर माथे पर बिल डाले। किट का जाविया उसकी 9 एक्सट्रीम स्लैशेस का नतीजा नहीं था। ये वाज़ेह था कि इसका हमला मोड़ दिया गया था। अगर सैफ अली ने इसके हमले का रास्ता न देखा होता तो वो इंसान कामयाब न होता, इसे उड़ा दिया जाता। ताहम कांसी का ड्रैगन किंग नहीं जानता था कि सैफ अली ने इसके हमलों को जरा भी नहीं देखा था। खुद शनासी के बजाय सैफ अली ने इस रुकावट को उबूर कर लिया था जिसमें वो फंसा हुआ था और आखिरकार डोमेन रिलिम में दाखिल हो गया था। नतीजे ने सैफ अली को भी हैरान कर दिया। इतनी तवील जिंदगी और मौत की जंग के बाद वो थक चुका था, यहां तक कि इसकी नजरें भी धुंधला गई थीं। वो आमतौर पर कांसी के ड्रैगन किंग के हमलों को महसूस नहीं कर सकता था, चजाई के धुंधली नजर के साथ। ऐसी इंतहाई सूरत हाल में
सैफ अली ने ड्रैगन किंग के हमलों का पता लगाने के लिए हर वो तरीका इस्तेमाल किया था जो वो सोच सकता था। आखिरकार बास के बाजुओं और जिस्म को देखकर उसके हमलों की पेशगोई करने के बजाय सैफ अली ने ड्रैगन किंग के सांस लेने और हल्की हरकत को पढ़ना शुरू कर दिया। बार बार की मौत और तजुर्बात के बाद वो आखिरकार कांसी के ड्रैगन किंग के हमले के रास्ते को देखने में कामयाब हो गया। तो ये है डोमेन रीलिम। सैफ अली अपने हाथ में लरसती हुई मुकद्दस तलवार को देखकर अपनी बढ़ती हुई जोश और खरूश को ना रोक सका। वो आखिरकार इस मकाम तक पहुंच गया था जिसे वो कभी छू नहीं सका था। शायद ये इसके वसी होते उफुक का दुनिया के बारे में उसके बदले हुए इदराक की वजह से था, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके गिर्द दुनिया बिल्कुल नई है। वो आखिरकार समझ गया कि डोमेन का मालिक होना कितना हैरत अंगेज है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि डोमेन रीलिम के माहिरीन को राकुशस क्यों समझा जाता था। अब वो अपने हरीफों के जिस्मों में होने वाली मामूली तब्दीलियों को देखकर उनके इरादों और हरकत की पेशगोई कर सकता था। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि डोमेन रीलिम के माहिरीन कमजोर खिलाड़ियों के साथ आसानी से खलवाड़ करते थे। ताहम दौड़ खड़े कांसी के ड्रैगन किंग का अपने हमले रोकने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि सैफ अली डोमेन रीलिम में अपनी कामयाब मुंतकिली का जश्न मना रहा था। ड्रैगन किंग फौरन आगे बढ़ा और अपनी ड्रैगन स्केल ग्रेट सॉर्ड सैफ अली की गर्दन की तरफ घुमाई। पहले जब भी ड्रैगन किंग ने ऐसे बिजली की तरह तेज हमले किए थे, सैफ अली अगले ही लम्हे गिर गया था। लेकिन तलवारबाज अब इतना अंधा नहीं था जितना वो पहले था। अगरचे बमुश्किल उसने कांसी के ड्रैगन किंग के हमलों के एक हिस्से को पढ़ा और उनकी पेशगोई की और उनका मुकाबला किया। डंग 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 धात के टकराने की आवाजें पूरे हाल में गूंज उठीं। वो लड़ाई जो इतने अरसे से एकतरफा थी, एक शदीद मुकाबले में बदल गई थी। अगरचे सैफ अली अब भी मुकम्मल तौर पर नुकसान में था और उसकी एचपी मुसलसल गिर रही थी, लेकिन ये लड़ाई अब एकतरफा कत्ल आम नहीं रही थी। अगरचे सैफ अली डोमेन रीलिम में दाखिल हो चुका था, लेकिन वो फिर भी ड्रैगन किंग की ताकत से हैरान था। वो अब्बास के कुछ हमलों का मुकाबला कर सकता था, फिर भी ड्रैगन किंग ने इसके जवाबी हमलों से गुरेज नहीं किया, बल्कि उन्हें बराह रास्त कबूल किया। नतीजे के तौर पर उनके दरमियान बड़ा फर्क जरा भी कम नहीं हुआ था, बावजूद उसके कि सैफ अली ड्रैगन किंग के कुछ हमलों की पेशगोई करने की नई सलाहियत हासिल कर चुका था। जिसके बाद सैफ अली ने एक के बाद एक महारत फाल की। उसने अलाइफ डोमेन को भी फाल कर दिया। आखिरकार ताहम वो नतीजा नहीं बदल सका, क्योंकि कांसी का ड्रैगन किंग उसकी एचपी को कम करता रहा। ये सिर्फ वक्त की बात थी कि वो मर जाए, फिर भी खुशकिस्मती से ये इसकी 300 कोशिश थी। अगर वो दोबारा मर गया तो वो इस इम्तिहान में नाकाम हो जाएगा। ये देख कर के इसकी कितनी कम एचपी बाकी है, सैफ अली एक आह भरे बगैर न रह सका। उसने अपने तमाम पते इस्तेमाल करने और ये देखने का फैसला किया कि वो कितनी दूर जा सकता है। इस इम्तिहान को शुरू किए हुए अभी पूरा एक दिन भी नहीं गुजरा था। एचपी के इस छोटे से हिस्से के साथ जिससे वो चिमटा हुआ था, वो 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाता, चाहे के मजीद 2 दिन। चूंकि इसे बहरहाल मरना ही था, इसलिए वो इस कांसी के ड्रैगन किंग को अपनी नई ताकत आजमाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। सैफ अली ने टोलाइट ब्लेड की 2 फाल महारतें, टोलाइट शेडो और टोलाइट ऑफ दी गार्ड्स इस्तेमाल की। टोलाइट डोमेन ने सैफ अली के 100 गज के अंदर हर चीज पर गलबा हासिल कर लिया। अचानक वो अपनी 8 कापियों में तकसीम हो गया, जिनमें से हर एक के पास असल जिस्म की बुनियादी खुसूसियात का 75% था। हर कापी ने फिर एक टोलाइट ब्लेड थाम लिया और उनकी बुनियादी खुसूसियात असल शक्ल के 85% तक बढ़ गईं। अगरचे सैफ अली ने टोलाइट ऑफ दी गार्ड्स को फाल करने के लिए अपनी कुछ बुनियादी खुसूसियात कुर्बान कर दी थीं, लेकिन इसने 1-on-1 लड़ाई को 8-on-1 जंग में बदल दिया था। जैसे ही कांसी का ड्रैगन किंग दोबारा इसकी तरफ बढ़ा, सैफ अली ने रंग ऑफ गोस्पिल का रंग ऑफ बुरिलेंस भी फाल कर दिया। बदकिस्मती से सैफ अली के पास मैनी ईचर वर्ड को फाल करने के लिए काफी जादुई क्रिस्टल नहीं थे, लेकिन रंग ऑफ बुरिलेंस की वजह से इसके हमजादों के पास अब इसकी बुनियादी खुसूसियात का 100% था। उनकी जसामत इसके असल जिस्म से भी ज्यादा मजबूत थी। बेमानी चाले कांसी के ड्रैगन किंग ने सैफ अली का मजाक उड़ाया। जवाब में उसने एक दूसरी ड्रैगन स्केल ग्रेट सॉर्ड तलब की और 2 बड़े हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके हाले की शिद्दत भी आसमान को छूने लगी। उसने अब भी अपनी कुछ ताकत बचा कर रखी थी। सैफ अली तनाव में आ गया जब उसने कांसी के ड्रैगन किंग के हाले को बढ़ते हुए महसूस किया। ये खत्म हो गया। इंसान कांसी का ड्रैगन किंग धाड़ा
और रोशनी की एक लकीर में तब्दील होकर सैफ अली की तरफ बढ़ा। इसकी हरकत की रफ्तार पहले से नुमायां तौर पर ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसकी हरकत को पढ़ना ज्यादा मुश्किल हो गया था। डिवाइन फ्लैश। पीछे न हटते हुए सैफ अली ने अपने तमाम 8 किलोनस के साथ ड्रैगन किंग को घेर लिया और बैक वक्त सोवर्ड्स ट्रांसमाइग्रेशन का मुजाहिरा किया। ताहम जैसे ही इसने कांसी के ड्रैगन किंग के साथ वारों का तबादला किया, सैफ अली की नजरें अचानक धुंधला गईं और वो आगे की तरफ गिर पड़ा। ड्रैगन किंग फखर से सैफ अली के सामने खड़ा था। उसके तासुरात हमेशा की तरह बेनियाज और मगरूर थे। ड्रैगन किंग शुरू से ही जानता था कि ये इम्तिहान किसी भी फानी के लिए नामुमकिन था। ताहम जैसे ही कांसी का ड्रैगन किंग जादुई रुकावट की तरफ वापस जाने वाला था, वो रुक गया, अपनी जगह मुंजमद हो गया। नीचे देखते हुए उसने अपने बाजू पर एक हल्का सफेद निशान पाया। उसने दर हकीकत एक HP खो दिया था। उसने मुझे जख्मी कर दिया। सदमे ने कांसी के ड्रैगन किंग की आंखों को रोशन कर दिया जब इसने अपने बाजू पर मौजूद निशान को देखा। चैप्टर 2066 लेजेंडरी आइटम। सैफ अली को तवक्को थी कि ब्रॉन्ज ड्रैगन किंग के साथ जंग के बाद सिस्टम इसे कदीम खुदा की भूल भलियों से बाहर टेलीपोर्ट कर देगा, लेकिन जब इसने दोबारा आंखें खोलीं तो वो बैरूनी दुनिया में नहीं था। इसके बजाय उसने खुद को एक पुरवकार हाल के अंदर पाया। एक सुर्ख कालीन हाल के दरमियान से गुजरता हुआ एक सिरे पर मौजूद सुनहरी तख्त तक जा रहा था। छत पर सितारों की एक खूबसूरत कहकशां बनी हुई थी, जिससे हाल में मौजूद अफराद कायनात का नजारा कर सकते थे। सुर्ख कालीन के दोनों अतराफ सुनहरी जरा बख्तर पहने नेजा बरदार नाइट्स खड़े थे। वो न सिर्फ लेवल 200 के थे, बल्कि इनमें सबसे कमजोर नाइट भी टिर 4 का था। सबसे आगे मौजूद नाइट कैप्टन तो टिर 5 की हस्ती था। मजीद ये कि इन नाइट्स में से कोई भी इंसान नहीं था, बल्कि वो असल फरिश्ते थे। इन टिर 4 नाइट्स में से कोई भी जंगी ताकत के लिहाज से टिर 5 के इंसानी NPC का मुकाबला कर सकता था। नाइट कैप्टन तो टिर 5 के ड्रैगन का भी मुकाबला कर सकता था। अगर ये फरिश्ते चाहते तो वो एक पूरी सल्तनत को नीस्तो नाबूद कर सकते थे। इससे पहले कि सैफ अली सूरत हाल को समझ पाता, सिस्टम के नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों तक पहुंची। सिस्टम, मुबारक हो, अपने पोशीदा इवेंट हीरो का दिल मुतहर्रिक कर दिया है और आपको आर्क एंजल वातिरा ने तलब किया है। आर्क एंजल वातिरा? सिस्टम के नोटिफिकेशन ने सैफ अली को हैरान कर दिया। फरिश्तों की नस्ल की लाइफ रेटिंग ड्रैगन नस्ल से सिर्फ थोड़ी सी कम थी, और फरिश्तों में आर्क एंजल्स का मकाम वही था जो ड्रैगन किंग्स का था। वो टिर 6 के खुदाओं का मुकाबला भी कर सकते थे। हर आर्क एंजल का एक मिशन होता था और वो गार्ड्स डोमेन के पूरे बर्रे आजम पर असर अंदाज होने की भरपूर सलाहियत रखते थे। माजी में डबल बरलेंस नामी एक टिर 6 बरसरकर गार्ड गेम के इब्तिदाई मराहिल में एक गुमनाम और आम खिलाड़ी था, लेकिन एक आर्क एंजल के साथ इत्तिफाकिया मुलाकात के बाद इसने एक कदीम दुनिया को फ़आल कर दिया और गार्ड्स डोमेन की बुनियादों को हिलाकर रख दिया, जिससे मौजूदा सूरत हाल बदल गई। डबल बरलेंस कुछ सुपर पावर्स के जवाल का जिम्मेदार भी रहा था। एक तुंदो तेज तूफान की तरह वो जबरदस्त रफ्तार से ताकतवर होता गया और आखिरकार टिर 6 बरसरकर गार्ड बन गया। गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ी डबल बरलेंस के कारनामे को गेम की दास्तानों में से एक समझते थे। बहुत से खिलाड़ी अपने लिए किसी आर्क एंजल से मुलाकात का ख्वाब देखते थे। बदकिस्मती से सैफ अली की पिछली जिंदगी में खिलाड़ियों का ऐसी हस्तियों से सामना सिर्फ 2 बार हुआ था। इसे यकीनन कभी ये तवक्को नहीं थी कि वो यहाँ किसी आर्क एंजल से मिलेगा। इससे पहले कि सैफ अली अपनी हैरत से बाहर निकल पाता, खालिस सफेद लिबास और 4 सफेद परों वाला एक खूबसूरत शख्स उसके सामने नमूदार हुआ। सैफ अली इस फरिश्ते की हरकत को महसूस करने में नाकाम रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि उसे इस हस्ती से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अगरचे फरिश्ता इसके सामने खड़ा था, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो वाकई वहां मौजूद है। वो ब्रॉन्ज ड्रैगन किंग जैसा बिल्कुल नहीं था, जिससे शदीद दम घुटने वाला दबाव खारिज हो रहा था। अगर वो जादुई दायरा ना होता जिसने ड्रैगन किंग को कैद कर रखा था, तो वो गालिबन सैफ अली को सिर्फ अपने हाले से ही मार देता। मैंने ब्रॉन्ज ड्रैगन किंग के साथ तुम्हारी जंग देखी है और मुझे कहना पड़ेगा कि ये बहुत दिलचस्प थी। ब्रॉन्ज ड्रैगन किंग ने भी ये तसव्वुर नहीं किया होगा कि तुम्हारे जैसा इंसान इसे जख्मी कर सकता है, इस मर्द फरिश्ते ने सैफ अली को देखते हुए कहा लगाकर कहा। फिर इसने धीमे लहजे में बात जारी रखी, तुम्हारी जंग के दौरान मैं तुम्हारी बहादुरी और इस्तिकामत को महसूस कर सका। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ इस उम्मीद पर मदऊ किया है कि तुम किसी काम में मेरी मदद कर सको।
क्या तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो? सिस्टम, क्या आप आर्क एंजल वातिरा की दरखास्त कबूल करना चाहते हैं? लॉर्ड वातिरा, ये मेरे लिए एजाज की बात होगी, सैफ अली ने एहतराम से जवाब दिया। सिर्फ एक बेवकूफ ही आर्क एंजल की दरखास्त को मुस्तरद करेगा। आर्क एंजल्स की तरफ से दिए गए क्वेस्ट आम क्वेस्ट की तरह नहीं होते थे। अगर कोई आर्क एंजल के क्वेस्ट में नाकाम हो जाता तो उसे कोई जुर्माना नहीं भुगतना पड़ता था और क्वेस्ट के इनामात तसव्वुर से बालातर होते थे। मिसाल के तौर पर डबल बरलेंस का इनाम ले। अफवाहों के मुताबिक डबल बरलेंस ने अपना क्वेस्ट मुकम्मल करने के बाद अपने सरपरस्त आर्क एंजल की बरकत हासिल की थी। न सिर्फ इसकी इनफरादी ताकत आसमान को छूने लगी थी, बल्कि इसने इस कदीम दुनिया से भी फायदा हासिल किया था जिसे इसने फाल किया था, जिससे वो एक के बाद एक नामुमकिन कारनामे अंजाम देने के काबिल हो गया था। बहुत खूब। इस वक्त गॉड्स डोमेन की आलमी रुकावट इन डेड वर्ल्ड की आलमी रुकावट से टकरा रही है। इसके नतीजे में गॉड्स डोमेन की रुकावट में सुराख हो गए हैं। इस सूरत हाल का फायदा उठाते हुए इन डेड वर्ल्ड के कुछ बाशिंदे गॉड्स डोमेन में घुस आए हैं और तबाही मचाना शुरू कर दी है। अगरचे हम फरिश्ते उन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन हम उन कवानीन की वजह से बर्रे आज़म के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते जो मुख्तलिफ खुदाओं ने हमारे लिए मुकर्रर किए। इसलिए हमें इन मामलात को संभालने के लिए एक नुमाइंदे की जरूरत है, वातिरा ने कहा। मैं तुम्हें गॉड्स डोमेन के बर्रे आज़म से इन डेड को खत्म करने के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करना चाहता हूं। सिस्टम, अपने पोशीदा क्वेस्ट इन डेड वर्ल्ड कबूल कर लिया है। क्वेस्ट का मवाद आपको गॉड्स डोमेन के बर्रे आज़म पर छुपे हुए और अफरा तफरी फैलाने वाले इन डेड को खत्म करना होगा। इनामात नामालूम है। यकीनन तुम अपनी मौजूदा ताकत के साथ ये काम मुकम्मल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए 2 अशिया तैयार की है। पहली ये ड्रैगन सिमनंग फ्लोट है, जिसे मैंने खुद बड़ी महारत से तैयार किया है। दूसरी चीज ये पत्थर है। ये दोनों अशिया तुम्हें इन डेड से निमटने में मदद देंगी जो गॉड्स डोमेन में घुस आए हैं। ये कहने के बाद वातिरा ने एक चमकता हुआ सीन और एक सादा सिया पत्थर जाहिर किया और उन्हें सैफ अली के हवाले कर दिया। ड्रैगन सिमनंग फ्लोट, एक सीन जिसके बारे में मशहूर है कि यह ड्रैगनों के गौल को बिला सकता है। 3000 एडवांस्ड मैजिक कवर्स खर्च करके 3 घंटे तक जंग में मदद के लिए 5 ड्रैगन तलब करें। कोल डाउन 15 दिन। एक लेजेंडरी आइटम। सैफ अली ड्रैगन सिमनंग फ्लोट का मुआयना करते हुए हैरत से खामोश रह गया। इसे तस्लीम करना पड़ा कि एक लेजेंडरी आइटम वाकई हैरत अंगेज होती है। ड्रैगन सिमनंग फ्लोट दर हकीकत 5 ड्रैगन तलब कर सकती थी। अगर वो उसे अपनी जंगों के दौरान इस्तेमाल कर सकता तो ये वाकई एक नाकाबिल यकीन चीज होती। ताहम इस बांसुरी को इस्तेमाल करने की कीमत बहुत ज्यादा थी। एडवांस्ड मैजिक कवर्स सिर्फ आला दर्जे के बासिस से हासिल किए जा सकते थे। मजीद ये कि एडवांस्ड मैजिक कवर्स के बहुत से इस्तेमालात थे। वो न सिर्फ मास्टर पॉइशनर्स, एपिक हथियारों और एपिक साज व सामान की तैयारी में एक जुज़्व के तौर पर इस्तेमाल हो सकते थे, बल्कि वो कई किस्म की तमीरात के लिए भी जरूरी थे। गेम के इस मरहले पर फर्स्ट रेट गिल्ड्स भी खुशकिस्मत होंगे अगर उनके पास 2000 एडवांस्ड मैजिक कवर्स हों। फिर भी ड्रैगन सिमनंग फ्लोट को हर बार इस्तेमाल करने के लिए 3000 की जरूरत थी। कोई भी आम गिल्ड इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ड्रैगन सिमनंग फ्लोट का मुआयना करने के बाद सैफ अली ने अपनी तवज्जो दूसरे हाथ में मौजूद सिया पत्थर की तरफ मबजूल की। पुरअसरार पत्थर। बाहर से ये एक सादा पत्थर की तरह लगता है, ताहम इस पत्थर में खुदा की ताकत का एक हिस्सा मौजूद है। इसमें खिलाड़ियों को खुद बेदारी अता करने का मौका मिलता है। ये पत्थर 33 बार तक इस्तेमाल किया जा सकता है। खुद बेदारी। क्या ये पत्थर इतना हैरत अंगेज है? सिया पत्थर का तारुफ पढ़ने के बाद भी सैफ अली बेज़बान था। खुद बेदारी मौजूदा खिलाड़ियों के लिए एक अजनबी तसव्वुर हो सकता है, लेकिन सैफ अली इस ख्याल से काफी वाकिफ था। खुद बेदारी खिलाड़ियों को जबरदस्ती जंगी तकनीक में महारत हासिल करने की इजाजत दे सकती थी। यकीनन इतनी सख्ती से जंगी तकनीक सीखने का एक नुकसान भी था। खुद बेदारी के जरिए सीखी गई तकनीक को इस्तेमाल करते वक्त खिलाड़ी बहुत ज्यादा स्टेमिना खर्च करेंगे। ताहम इस तरीके के अपने फवाइद भी थे। खुद बेदारी खिलाड़ियों को यह तजुर्बा करने की इजाजत देगी कि मुकम्मल तकनीक को इस्तेमाल करना और इसमें महारत हासिल करना कैसा महसूस होता है, जिसके नतीजे में तकनीक के स्टेमिना के इस्तेमाल में कमी आएगी।
ये अमल किसी वीडियो को देखने या किसी दूसरे तरीके से तकनीक का तजुर्बा करने से कहीं ज्यादा मुअस्सर था। जैसे ही सैफ अली ने सिया पत्थर पर तहकीक शुरू की, आर्क एंजल वातिरा ने हाथ हिलाया। अचानक सैफ अली ने महसूस किया कि सिस्टम उसे हाल से बाहर मुंतकिल कर रहा है और वो ज़मान व मकान की सुरंग में वापस आ गया। चैप्टर 2067 नया व्हाइट रिवर सिटी। स्टार मून किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी। जब सैफ अली व्हाइट रिवर सिटी वापस आया तो उसे मालूम हुआ कि इसकी गैर मौजूदगी में शहर में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आ चुकी हैं। वो सिर्फ 2 हफ्ते या इससे कुछ ज्यादा अरसे के लिए दूर रहा था, लेकिन अब मशहूर एडवेंचर टीमों के माहिरीन सड़कों पर भरे हुए थे। इन माहिरीन में सबसे कमजोर भी लेवल 63-2 का था और उन सब ने लेवल 60 का सीक्रेट सिल्वर साज और सामान पहन रखा था। ऐसा लगता था जैसे ऐसा साज और सामान अब आमतौर पर दस्तयाब हो गया है, कोई ऐसी चीज जो इतनी आम है कि खिलाड़ियों की तवज्जो के काबिल नहीं। शहर में अब ब्रोंज माउनेट्स भी एक आम मंजर थे। कभी कभार सैफ अली ने खिलाड़ियों को मिस्टीरियस आयरन माउनेट्स पर भी सवार देखा। व्हाइट रिवर सिटी तकरीबन किसी सल्तनत के दारुल हुकूमत जितना खुशहाल हो चुका था। इन बड़ी तब्दीलियों की वजह से सैफ अली शहर को पहचानने में तकरीबन नाकाम रहा था। मजीद ये कि पहले स्टार मून किंगडम के गार्ड्स शहर की हिफाजत करते थे, लेकिन अब दूसरे ममालिक के गार्ड्स उसकी सड़कों पर गश्त कर रहे थे। सैफ अली ने शहर में चलते हुए मुताद्दिद गैर मुल्की फर्स्ट रेट गिल्ड्स के खिलाड़ियों को भी देखा, जिनमें इन गिल्ड्स के चंद चोटी के माहिरीन भी शामिल थे। सैफ अली अकेला खिलाड़ी नहीं था जिसने इन माहिरीन को नोटिस किया। जो खिलाड़ी पहली बार व्हाइट रिवर सिटी आए थे वो भी इतने ही हैरान थे। हैरत अंगेज, क्या वो खिलाड़ी बरसरकरस के लिए डॉन लाइट सीट नहीं पहने हुए? इस एलिमेंटलिस्ट को देखो, उसने लेवल 60 का फाइन गोल्ड रैंक वाला विंड स्प्रिट सीट पहना हुआ है। मैंने सुना है कि ये सीट सिर्फ लेवल 60 के 100 रुकनी हिल मॉड टीम डंजन्स से मिलता है। तो ये है व्हाइट रिवर सिटी। क्या इन खिलाड़ियों का पहना हुआ साज और सामान यहाँ कुछ ज्यादा ही हैरत अंगेज नहीं है? मैंने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के ब्लैक ड्रैगन सिटी में लेवल 60 के फाइन गोल्ड सीट वाले सिर्फ चंद लोग देखे हैं। यहाँ इस तरह के साज और सामान वाले इतने ज्यादा लोग कैसे हैं? पहली बार व्हाइट रिवर सिटी आने वाले खिलाड़ी जब शहर में घूमते हुए बेहतरीन साज और सामान से लैस माहिरीन को देखते तो अपनी हैरत पर काबू ना रख पाते, लेकिन असल रिहायशियों ने इन माहिरीन पर महज एक बेनीजाना नजर डाली। व्हाइट रिवर सिटी इतनी तेजी से तरक्की कर रहा था, अमली तौर पर हर रोज, कि अब ये कोई गैर मामूली मंजर नहीं रहा था। शहर की तेज रफ्तार तब्दीलियां ऑक्शन इरीना सिस्टम के फाल होने की वजह से थीं। स्टार मून किंगडम और पड़ोसी रियासतों में वाहिद एनपीसी शहर होने के नाते जहां ऑक्शन इरीना सिस्टम मौजूद था, व्हाइट रिवर सिटी फौरी तौर पर उन रियासतों का मरकज बन गया था। मुख्तलिफ बड़ी ताकतें इस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए शहर की तरफ उमड़ आई थीं। इसलिए यहां माहिरीन की तादाद और मयार आसमान को छूने लगा था। ऑक्शन इरीना सिस्टम ने ताजिरों और आजाद खिलाड़ियों के लिए भी तरक्की का मौका फराहम किया था, जो भागते हुए शहर में आए थे। नतीजे के तौर पर व्हाइट रिवर सिटी एक बड़े पैमाने के एनपीसी शहर में तब्दील हो गया था, जिसकी खिलाड़ियों की आबादी 2 करोड़ से तजावुज कर गई थी। यहाँ स्टार मून किंगडम और उसके कई पड़ोसियों के किसी भी दूसरे एनपीसी शहर के मुकाबले में ज्यादा ताकतें मौजूद थीं। जहां तक हथियारों और साज और सामान का ताल्लुक है, यहां तक के लेवल 60 का सीक्रेट सिल्वर रैंक, जो दूसरे शहरों में नायाब था, व्हाइट रिवर सिटी में तकरीबन एक मेयार बन चुका था। बहुत से माहिरीन ने तो लेवल 60 का फाइन गोल्ड साज और सामान पहन रखा था। इस मकाम पर व्हाइट रिवर सिटी में सिर्फ लेवल 60 का डार्क गोल्ड साज और सामान ही तवज्जो हासिल कर सकता था। व्हाइट रिवर सिटी के नए खिलाड़ियों के बरक्स, शहर के असल रिहायशियों ने घूमने फिरने वाले माहिरीन और उनके साज और सामान पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो सड़क के किनारे आराम कर रहे थे और गुपशुप कर रहे थे। इसके बजाय वो व्हाइट रिवर सिटी के लिए होने वाली लड़ाई पर अपनी बातचीत पर तवज्जो मरकूज किए हुए थे। व्हाइट रिवर सिटी के लिए बाज़ाब्ता जिदोजहद 2 दिन में शुरू होने वाली है। हमारे जैसे आजाद खिलाड़ी एक अच्छे शो से लुत्फ अंदोज होंगे। मैंने सुना है कि पहले ही 4 सुपर पावर्स बालादस्ती के लिए लड़ रही है। मैं हैरान हूं कि जीरो विंग अपनी पोजीशन कैसे बरकरार रखेगा। अगर जीरो विंग व्हाइट रिवर सिटी खो देता है तो शहर में उसकी तमाम सरमायाकारी ज़ाय हो जाएगी। हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? जीरो विंग शहर को बरकरार नहीं रख सकता। आखिर में इन सुपर पावर्स में से कोई एक इसे ले लेगी। ऑक्शन इरीना का मुकाबला फील्ड कॉम्बैट की तरह नहीं है। खिलाड़ी ऑक्शन इरीना में टूल्स पर भरोसा नहीं कर सकते।
शुरा को उसे जीतने के लिए ताकतवर माहिरीन और वसाइल पर भरोसा करना होगा। जीरो विंग इस मामले में सुपर पावर से बहुत कमजोर है, खास तौर पर जब बात चोटी के माहिरीन की तादाद की हो। जीरो विंग का हिस्सा लेने वाली सुपर पावर्स के खिलाफ कोई मौका नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रहे हो। अगर जीरो विंग के पास मजीद 6 माह होते तो शायद इसके पास सुपर पावर्स का मुकाबला करने के लिए काफी वसाइल और माहिरीन होते। बदकिस्मती से व्हाइट रिवर सिटी बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। ये दर हकीकत तरक्की पाने वाले पहले एनपीसी शहरों में से एक था। अगर ये ऑक्शन इरीना हासिल करने वाले दूसरे या तीसरे बीच का हिस्सा होता तो जीरो विंग को शहर पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कोई मसला ना होता। आजकल स्टार मून किंगडम में व्हाइट रिवर सिटी की लड़ाई से ज्यादा किसी चीज ने खिलाड़ियों की तवज्जो हासिल नहीं की थी। न सिर्फ आने वाली लड़ाई ये तय करेगी कि शहर पर किसका कंट्रोल है, बल्कि ये पहला मौका भी था जब ये बड़ी ताकतें संजीदगी से टकराएंगी। ऑक्शन इरीना ने आजाद खिलाड़ियों को उन ताकतों के सामने अपनी महारत दिखाने का मौका भी फराहम किया ताकि वो ज्यादा बुलंदियों तक पहुंच सकें। अगरचे ये एक मजाक की तरह लगता था, लेकिन रातों रात मशहूर होने का ये बेहतरीन तरीका था। अब जबकि गार्ड्स डोमेन का हकीकी दुनिया में ज्यादा असर और रसूख था, ज्यादा कारपोरेशंस ने गेम में सरमायाकारी की थी और उन सब को अपने लिए काम करने के लिए बासलाहियत माहिरीन की जरूरत थी। अगर कोई ऑक्शन इरीना में अपनी महारत दिखा सकता तो मुख्तलिफ सुपर पावर्स में से कोई एक इसे शमूलियत की दावत दे सकती थी, जैसा कि पहले तरक्की याफ्ता एनपीसी शहरों में से एक से तवक्को थी। इसकी तरक्की की रफ्तार और मुकाबला वाकई खौफनाक है। सैफ अली अपनी हैरत पर काबू ना रख सका जब उसने शहर की सड़कों पर मुख्तलिफ गिल्ड खिलाड़ियों को घूमते हुए देखा। व्हाइट रिवर सिटी वापसी के बाद से इसने 30 से ज्यादा सेकेंड रेट गिल्ड्स और 10 के करीब फर्स्ट रेट गिल्ड्स देखे थे। यहां तक कि शाही दारुल हुकूमतों में भी इतने ज्यादा गिल्ड्स नहीं थे, फिर भी ये सिर्फ वही था जो उसने सतह पर देखा था। कौन जानता है कि शहर में खुफिया तौर पर कितनी और ताकतें छपी हुई थीं। माजी में शेडो का तरक्की याफ्ता एनपीसी शहरों की पहली लहर से कोई ताल्लुक नहीं था। इस वक्त शेडो पहले ही गार्ड्स डोमेन में अपनी बका के लिए जिदोजहद कर रहा था और गिल्ड ने अपने तमाम दस्तयाब वसाइल सिर्फ लीवलिंग के मकामात हासिल करने और अपने मेंबरों के साज और सामान के लिए डंजन्स पर छापे मारने में खर्च कर दिए थे। इसमें किसी बड़े एनपीसी शहर के लिए मुकाबला करने की ताकत कहां से आती। सैफ अली ने सिर्फ कहानियां सुनी थीं कि ऑक्शन इरीना के मुकाबले में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ इदारे कितने ताकतवर थे और मुकाबले की शिद्दत क्या थी। इसे हकीकत में इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि मुकाबले असल में कितने गैर मामूली रहे थे। अब जबकि वो खुद एक शरीक था, वो अफसोसनाक आह भरे बगैर न रह सका। सैफ अली अपने ट्रायल के दौरान हासिल करदा मवाद को तरतीब देने के लिए जीरो विंग की रहाइशगाह वापस आया। ताहम जैसे ही वो गिल्ड हॉल में दाखिल हुआ, सैफ अली ने महसूस किया कि हाल का माहौल अजीब है। वो पूरी इमारत में एक अफसुर्दाकुन तवानाई महसूस कर सकता था और हाल में माहिरीन की तादाद वाज़े तौर पर कम हो गई थी। शानजे, क्या कुछ हुआ है? ये अजीब सा माहौल क्यों है? सैफ अली ने शानजे से पूछा, जो उस वक्त गिल्ड मेंबरों की मालूमात तरतीब दे रही थी। गिल्ड लीडर, आप वापस आ गए। सैफ अली को देखकर शानजे का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन फिर उसने माथे पर बिल डालकर कहा, जब आप दूर थे, स्टॉर्म एम्पायर में ट्वाइलाइट इको की बका गैर यकीनी हो गई है। आबिदा गाल अपने खानदान के गिल्ड की तबाही नहीं देखना चाहते और जीरो विंग को इसमें मुलव्वस नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने नाम से ट्वाइलाइट इको की मदद करने के लिए आर्जी तौर पर वाइस गिल्ड लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बहुत से खिलाड़ी जो असल में ट्वाइलाइट इको से थे, उनके साथ चले गए हैं। मैंने इस बारे में अब से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन अब से राब्ता नहीं हो सका। ट्वाइलाइट इको वजूदी बहरान का शिकार है। सैफ अली ये खबर सुनकर हैरान हुआ। क्या हुआ? जो कुछ हम जानते हैं इसके मुताबिक ऐसा लगता है कि नेचर हॉल स्टॉर्म एम्पायर पर इजारादारी कायम करने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि इलाके का हर गिल्ड मातहत के तौर पर सर तस्लीम खम करे। चूंकि ट्वाइलाइट इको ने झुकने से इनकार कर दिया है, इसलिए इसने सल्तनत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन नेचर हॉल गिल्ड को महफूज तरीके से बाहर निकलने देने से इनकार कर रहा है और उसने ट्वाइलाइट गिल्ड को गार्ड्स डोमेन से खत्म करने की धमकी दी है। इस तरह गिल्ड के तबाह होने का खतरा है, शानजे ने वजाहत की। मैं समझ गया। सूरत हाल की अमूमी समझ हासिल करने के बाद सैफ अली ने एक तल्ख मुस्कुराहट दी और बुलंद आवाज में सोचा, क्या जीरो विंग वाकई इतना नाकाबिल भरोसा? ट्वाइलाइट इको आबिदा गाल के खानदान के लिए सब कुछ था।
अगरचे वो आज़ादाना तौर पर तरक्की करने के लिए अपने खानदान के असर व रसूख से अलग हो गई थी, लेकिन अगर ट्वाइलाइट इको तबाह हो जाता तो आबदागाल का खानदान भी तबाह हो जाता। कुदरती तौर पर वो सिर्फ खामोश बैठकर तमाशा नहीं देख सकती थी। ताहम नेचर हॉल वो फर्स्ट रेट गिल्ड नहीं था जो माजी में था। उसने बड़ी कारपोरेशंस की सरमायाकारी हासिल कर ली थी और कुछ अरसा पहले ही स्टॉर्म एम्पायर से एक सपर फर्स्ट रेट गिल्ड को कामयाबी से निकाल बाहर किया था। चूंकि इस वाकये के बाद उसे तरक्की करने के लिए काफी वक्त मिला था, इसलिए तसव्वुर करना आसान था कि नेचर हॉल कितना ताकतवर हो चुका है। जीरो विंग के मौजूदा मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अगर आबदागाल ट्वाइलाइट इको की मदद के लिए जीरो विंग के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक के तौर पर अपनी शनाख्त इस्तेमाल करती, तो नेचर हॉल अपना गुस्सा जीरो विंग पर निकालता, जिससे इसके दुश्मनों की तादाद में इजाफा हो जाता। गिल्ड लीडर, क्या हमें उसकी मदद के लिए कुछ लोग भेजने चाहिए? शानजे ने पूछा। यकीनन हमें भेजने चाहिए। न सिर्फ हम अपने कुछ लोग भेजने वाले हैं, बल्कि मैं ये भी चाहता हूं कि अब नेचर हॉल को मतला करने के लिए किसी को भेजें कि ट्वाइलाइट इको जीरो विंग के तहफ्फुज में। चैप्टर 2068 जीरो विंग का तहफ्फुज। स्टॉर्म एम्पायर, नीदरमाइन। स्टॉर्म एम्पायर एक पहाड़ी इलाके में वाक़ था और सल्तनत के गिर्द मुख्तलिफ कच्ची धातों की रगें आम थीं। नतीजे के तौर पर यह सल्तनत गार्ड्स डोमेन के बर्रे आज़म पर कच्ची धात पैदा करने वाले के तौर पर मशहूर हो गई थी। दरी असना सल्तनत की एक सरहद पर नीदर माइन वाक़ थी, जो सारा साल नीदर एनर्जी में नहाई रहती थी। चूंकि नीदर एनर्जी खिलाड़ियों के स्टेमिना के इस्तेमाल को कई गन्ना बढ़ा देती थी और कान के अर्द गिर्द के पहाड़ लेवल 70 और इससे ऊपर के डिमोंट बीस्टस का घर थे, इसलिए खिलाड़ी इस इलाके में ग्राइंडिंग और लीवलिंग में शाज़ व नादिर ही दिलचस्पी लेते थे। ताहम दो पहाड़ों के दरमियान एक नदी के करीब कई हजार खिलाड़ी जमा थे। इन खिलाड़ियों में सबसे कम लेवल वाला 62 का था और उन सब को माहिर समझा जाता था। सिर्फ ये कि ये कई हजार माहिरीन दो ग्रुपों के मेंबर थे, एक में 400 से कम खिलाड़ी थे और दूसरे में तकरीबन 3000। अगर स्टॉर्म एम्पायर के खिलाड़ी वहां मौजूद होते तो वो दंग रह जाते। छोटा ग्रुप ट्वाइलाइट इको के बुनियादी मेंबरों पर मुश्तमिल था, वो सुतून जो गिल्ड को सहारा देते थे। इनमें से तकरीबन 30 स्टॉर्म एम्पायर में टॉप रैंक वाले माहिरीन थे और आम खिलाड़ियों के लिए वो नाकाबिल रसाई थे। इन माहिरीन में सबसे ताकतवर डार्क व्यू था, जो ट्वाइलाइट इको का मौजूदा गिल्ड लीडर और अपनी क्लास में टॉप 3 में शामिल खिलाड़ी था। स्टॉर्म एम्पायर में बहुत सी ताकतें काम कर रही थीं और उसके खिलाड़ियों की आबादी इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। अपनी क्लास की रैंकिंग लिस्ट में टॉप 3 में शामिल होना एक मुतासिरकुन कारनामा था। डार्क व्यू किसी भी किंगडम की मजमूई जंगी ताकत की रैंकिंग में टॉप 20 या 30 में आसानी से जगह बना सकता था। माहिरीन के ऐसे ग्रुप को 10,000 इलियट खिलाड़ियों की फौज से भी नहीं डरना चाहिए था, लेकिन 3000 से कम के लश्कर का सामना करने के बावजूद ट्वाइलाइट इको के बुनियादी मेंबरों के चेहरों पर सख्त तासुरात थे। उनकी आंखों में खौफ के आसार भी थे। ये सोचना कि नेचर हॉल हमें खुश आमदीद कहने के लिए आपको वाइस गिल्ड लीडर अव्वल लाइफ को भेजेगा, अब के गिल्ड को हमारी बहुत कदर करनी चाहिए। डार्क व्यू ने 2 एपिक रैंक वाले एक दस्ती कुल्हाड़े उठाए हुए मजबूत रीच जैसे आदमी से कहा। इसकी आंखों में खौफ चमक रहा था। अव्वल लाइफ सिर्फ एक आम माहिर था, लेकिन गार्ड्स डोमेन में शामिल होने के बाद उसने बार बार गेम के माहिरीन को चैलेंज किया था और एक मुज़हका खेज रफ्तार से ताकतवर हुआ था। आखिरकार वो एक गुमनाम खिलाड़ी से स्टॉर्म एम्पायर के मशहूर माहिरीन में से एक बन गया। फिर इसने नेचर हॉल की तवज्जो हासिल की और गिल्ड ने इसे भर्ती कर लिया। नेचर हॉल में शामिल होने के बाद अव्वल लाइफ की तरक्की की रफ्तार आसमान को छूने लगी और वो जल्द ही गिल्ड के काबिल जर्नलों में से एक बन गया। जब सपर फर्स्ट रेट गिल्ड 9 स्टार फैमिली स्टॉर्म एम्पायर में काम कर रहा था, तो अव्वल लाइफ ने इसके चोटी के माहिरीन की फौज से लड़कर उसे शिकस्त दी थी। उसने सपर फर्स्ट रेट गिल्ड के शहरों में से एक पर कब्जा करने के लिए 5000 रुकनी टीम की क़यादत करते हुए तन्हा 5 चोटी के माहिरीन को हलाक कर दिया था। इस जंग ने सल्तनत को हिलाकर रख दिया था और अव्वल लाइफ को मशहूर कर दिया था। आखिरकार अव्वल लाइफ नेचर हॉल के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक बन गया। अगरचे डार्क व्यू सल्तनत के अंदर अपनी क्लास में टॉप 3 में शामिल था, लेकिन अव्वल लाइफ मजमूई रैंकिंग में टॉप 3 में शामिल था। अगरचे फर्क ज्यादा बड़ा नहीं लगता था, लेकिन ये एक मोमबत्ती के शोले और दहकते हुए अलाव के दरमियान फर्क की तरह था। अगर अव्वल लाइफ चाहता तो वो वहां मौजूद ट्वाइलाइट इको के हर माहिर को मार सकता था। गिल्ड लीडर डार्क व्यू
मेरा ख्याल है कि आप इस पर नेचर हॉल का मौक़िफ़ जानते हैं क्योंकि मैंने यहाँ का सफ़र किया है। अब ट्वाइलाइट इको के लोगों को खुद को धोखा देना बंद कर देना चाहिए, अव्वल लाइफ ने डार्क व्यू पर मुस्कुराते हुए हाकिमाना लहजे में कहा। ट्वाइलाइट इको पहले ही हर दस्तयाब हाई रिसोर्स लोकेशन से दस्तबरदार हो चुका है। हम ग्राइंडिंग के लिए इस दूर दराज नक्शे पर भी मुंतकिल हो गए हैं। हम पहले ही स्टॉर्म एम्पायर में तरक्की करने से दस्तबरदार होने का इरादा रखते हैं। आप लोग और क्या चाहते हैं? डार्क व्यू ने अपनी तलवार पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। इसका चेहरा मायूसी से सियाह हो गया। गिल्ड लीडर ने मुझे आपको कुछ अक्ल सिखाने के लिए भेजा है, अव्वल लाइफ ने हंसते हुए कहा। आ तो सर तस्लीम हम करें, हम आपको गार्ड्स डोमेन से मुस्तकिल तौर पर निकाल देंगे। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। ये मत सोचें कि हम आपको सिर्फ इसलिए तरक्की जारी रखने देंगे कि आप इस दूर दराज मकाम पर भाग आए हैं। डार्क व्यू के माथे पर बिल गहरे हो गए। कोई भी ये तवक्को नहीं कर सकता था कि ऑक्शन इरीना के फ़ाल होने के बाद मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान मुकाबला इतना शदीद हो जाएगा। स्टॉर्म एम्पायर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए नेचर हॉल ने सल्तनत की ताकतों के खिलाफ एक हमागीर जंग शुरू कर दी थी और उसकी मुखालफत करने वाले हर शख्स को खत्म कर दिया था। गिल्ड लीडर, हम उनसे लड़ते क्यों नहीं? ये ठीक है, अगर हमें नीचे जाना है तो हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। नेचर हॉल के उन्हें कोने में धकेलने के अज़्म के जवाब में ट्वाइलाइट इको के माहिरीन ने खुद को एक मायूस कुन जंग के लिए तैयार कर लिया। अब बाहमी तबाही का शिकार होना चाहते हैं। क्या आप वाकई समझते हैं कि आप उसके काबिल हैं? अव्वल लाइफ ट्वाइलाइट इको के मेंबरों को सुनकर हंसे बगैर न रह सका। अव्वल लाइफ की बातों ने ट्वाइलाइट इको के मेंबरों को मजीद मुश्तइल कर दिया। सिर्फ डार्क व्यू खामोश रहा। इसकी खामोशी हिम्मत की कमी की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि अव्वल लाइफ सच कह रहा था। गिल्ड में किसी को भी इससे बेहतर अंदाजा नहीं था कि सल्तनत की मजमूई जंगी ताकत की रैंकिंग में टॉप 3 में शामिल खिलाड़ी कितने ताकतवर होते हैं। इन खिलाड़ियों को इंसानी नुमा मोनस्ट्रस समझना कोई मुबालगा आराई नहीं थी। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। एक बार जंग शुरू हो जाए तो मैं जब तक हो सके अव्वल लाइफ को रोकने की कोशिश करूंगा। बाकी सब अलग हो जाएं और भागें, डार्क व्यू ने कहा। फिर वो आबदा गाल की तरफ मुड़ा जो उसके साथ खड़ी थी और कहा, आबदा, तुमने खुद देख लिया है। तुम्हारी वापसी इस मामले को हल नहीं कर सकती। तुम्हें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ट्वाइलाइट इको को अपना मुस्तकबिल बर्बाद न करने दो। आबदा गाल के चौथे चचा के तौर पर वो शुक्रगुजार थे कि उनकी भतीजी खानदान के गिल्ड की मदद के लिए वापस आई थी। बदकिस्मती से वो कुछ नहीं बदल सकती थी। ये देखने के बाद कि नेचर हॉल ट्वाइलाइट इको के साथ कैसा सलूक करता है, वो जानता था कि अगर किसी दूसरी सुपर पावर ने मुदाखलत की तो नेचर हॉल इसके गिल्ड को इसका खमियाजा भुगतने पर मजबूर करेगा। डार्क व्यू जानता था कि जीरो विंग, आबदा गाल का गिल्ड, हाल ही में काफी अच्छी तरक्की कर रहा था और अब ट्वाइलाइट इको से बेहतर हालत में था। ट्वाइलाइट इको की मदद करना आबदा गाल के जीरो विंग में अपना मौका खोने के काबिल नहीं था। आबदा गाल ने अपना सर झुका लिया और मायूसी में दांत पेस लिए। इसे कभी तवक्को नहीं थी कि नेचर हॉल ट्वाइलाइट इको को दीवार से लगाने पर इतना बजिद होगा। अगर इसने जाने से पहले अपने ज्यादातर हथियार और साजो सामान जीरो विंग के गिल्ड गोदाम में वापस न किए होते तो शायद वो अव्वल लाइफ से लड़ने और ट्वाइलाइट इको के ज्यादा मेंबरों को फरार होने में मदद देने के काबिल होती। तुम भागना चाहते हो? क्या तुम इसके लिए इतने ताकतवर भी हो? अव्वल लाइफ ने ट्वाइलाइट इको के मेंबरों के संजीदा तासुरात पर तंज करते हुए मजाक उड़ाया। ताहम लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले 1000 खिलाड़ी वादी में दौड़ते हुए आए। खूबसूरत जादुई लिबास में मलबूस एक नफीस लड़की जो किसी परी की तरह लग रही थी, इस फोर्स की क़यादत कर रही थी और वादी में मौजूद बहुत से खिलाड़ी इसे घूरे बगैर न रह सके। इन 1000 नए आने वालों में सबसे कम लेवल वाला खिलाड़ी 63 का था, जबकि ज्यादातर लेवल 66 के थे। इन खिलाड़ियों ने जो सबसे कमजोर साज और सामान पहना हुआ था वो लेवल 60 का सीक्रेट सिल्वर रैंक था। इनमें से बहुत से खिलाड़ियों ने तो लेवल 60 का फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड साज और सामान भी पहन रखा था। नेचर हॉल और ट्वाइलाइट इको दोनों के मेंबरों ने इन नए आने वालों को रश्क से देखा। ताहम इन खिलाड़ियों का सबसे नुमाया पहलू उनके तेज हाले थे। वो वाज़ेह तौर पर आम माहिरीन नहीं थे। तुम कौन हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि नेचर हॉल यहां मसरूफ है? अगर तुम कोई मुसीबत नहीं चाहते तो फौरन चले जाओ। अव्वल लाइफ ने करीब आने वाले 1000 रुकनी लश्कर को खबरदार किया।
आमतौर पर वो पहले ही अपने मातहतों को किसी भी घुसने वाले को खत्म करने का हुक्म दे चुका होता, लेकिन ये 1000 रुकनी लश्कर वाज़े तौर पर कोई आर्म फोर्स नहीं थी। अगर उसके खिलाड़ियों ने बगैर सोचे समझे इन नए आने वालों पर हमला किया तो वो भी नुकसान उठाएंगे। हम जीरो विंग से हैं, वानिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। जीरो विंग? क्या वो स्टार मून किंगडम का गिल्ड नहीं है? अव्वल लाइफ को धुंधला सा ऐसा गिल्ड याद आया, और जो कुछ इसे याद था इसके मुताबिक जीरो विंग हाल ही में बेहतरीन तरक्की कर रहा था। फिर इसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे पास अपने गिल्ड लीडर के अहकामात हैं कि नेचर हाल को मतला करें कि ट्वाइलाइट इको जीरो विंग के तहफ्फुज में है, वानिया ने सुकून से जवाब दिया। चैप्टर 2069 नेचर हाल को 2 चालों में शिकस्त देना। जीरो विंग ट्वाइलाइट इको की हिफाजत करना चाहता है। नेचर हाल के मेंबरान वानिया का ऐलान सुनकर दंग रह गए। ट्वाइलाइट इको के मेंबरान भी इतने ही हैरान थे। नेचर हाल स्टॉर्म एम्पायर के शहंशाह की तरह था। वो पहले ही इतना ताकतवर हो चुका था कि सपर गिल्ड से भी एहतराम का मुतालबा कर सकता था। फिर भी जीरो विंग, जो बमुश्किल एक फर्स्ट रेट गिल्ड के बराबर था, नेचर हाल की मुखालफत करने का इरादा रखता था। गिल्ड लीडर मुदाखलत करने का इरादा रखते हैं। जब आबिदा गाल ने जीरो विंग का 1000 रुकनी लश्कर देखा तो उसकी आंखों में जोश और फिक्र दोनों चमक उठे। स्टॉर्म एम्पायर वापसी से पहले इसे नेचर हाल की मखसूस समझ नहीं थी, लेकिन इसे ये महसूस करने में देर नहीं लगी कि नेचर हाल को इश्तियाल नहीं दिलाना चाहिए। नेचर हाल की बुनियादें इसके तसव्वुर से बालातर थीं। गिल्ड के पास पहले ही 100 से ज्यादा चोटी के माहिरीन और दसियों हजार माहिर मेंबरान थे। इतने ज्यादा माहिरीन के साथ स्टॉर्म एम्पायर में नेचर हाल की हुक्मरानी गैर मुतज़लज़ल थी। कितनी तकब्बुर वाली बात है। ये नेचर हाल का इलाका है। क्या तुम समझते हो कि चंद अल्फाज ट्वाइलाइट इको की हिफाजत करेंगे? अव्वल लाइफ गुस्से में धाड़ा। तुम्हारा इत्तेहादी ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन भी नेचर हाल के सामने इतनी शान दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। वाइस गिल्ड लीडर, उन पर अल्फाज जाए करने का क्या फायदा? चूंकि ये जाहिल खिलाड़ी हमारे गिल्ड के सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कर रहे हैं, हमें उन्हें अभी और इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। ये ठीक है। आइए इन देहातियों को एक किंगडम के हाकिम और एक एम्पायर के हाकिम के दरमियान फर्क सिखाएं। हम उन्हें दिखाएंगे कि स्टॉर्म एम्पायर में उनकी क्या अहमियत है। नेचर हाल के मेंबरों ने वानिया के ऐलान पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया, यहां तक कि जीरो विंग के मेंबरों को सबक सिखाने की पेशकश भी की। हम यहां सिर्फ आपको नोटिस देने आए हैं। आपका जवाब गैर मुतल्लिका है, वानिया ने सुकून से जवाब दिया। अगर आपके पास मजीद कोई सवाल नहीं है तो हम अब ट्वाइलाइट इको के मेंबरों को लेकर जा रहे हैं। वानिया के बात खत्म करते ही वादी में खामोशी छा गई। यहां तक कि ट्वाइलाइट इको के गिल्ड लीडर डार्क व्यू भी लड़की के तबसरे पर हैरत से हाँपने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जीरो विंग को स्टॉर्म एम्पायर के शहंशाह को उकसाने का एतमाद कहां से मिला। ये बुरा है। घबराहट में डार्क व्यू आबिदा गाल की तरफ मुड़ा और कहा, आबिदा, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। अगर ये बात हाथ से निकल गई तो जीरो विंग बर्बाद हो जाएगा। आबिदा गाल ने सर हिलाया, लेकिन अगरचे वो वानिया से राब्ता करना चाहती थी, अव्वल लाइफ ने इसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। कम बख्तू, सब लोग मेरे हुक्म पर अमल करें और उन नीच लोगों को खत्म कर दें। अव्वल लाइफ गरा और वानिया की तरफ इशारा किया। उसने नौजवान औरत पर जो ठंडी नजर डाली, इसने इसके आसपास के माहिरीन को भी थरथरा दिया। नेचर हाल की आधी से कुछ ज्यादा अफवाज ट्वाइलाइट इको की टीम को घेरने से अलग हो गईं और जीरो विंग की 1000 रुकनी टीम पर हमला आवर हुई। उनके जंगी नारे पूरी वादी में गूंज रहे थे। नेचर हाल के मेंबरान तरबियत याफ्ता फौजियों की तरह हरकत कर रहे थे। न सिर्फ वो तेज थे, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम आहंगी में थे। 18 शील्ड वॉरियर्स और गार्डियन नाइट्स सबसे आगे बढ़े। उनके जिस्मों पर इलाही निशानात छाए हुए थे और उनसे चांदी जैसी चमक निकल रही थी। इन सब का HP 2 लाख से ज्यादा था और उनके हाले कदीम जंगी खुदाओं से मुशाबहत रखते थे। कितने ताकतवर हैं। ट्वाइलाइट इको के मेंबरान ये देखकर अपना सुकून खो बैठे। ट्वाइलाइट इको की टीम का हर मेंबर एक माहिर था। वो किसी हरीफ की ताकत का अंदाजा उसके हाले से आसानी से लगा सकते थे। वो 18 MT शदीद खतरनाक एहसास पैदा कर रहे थे और ट्वाइलाइट इको के मेंबरान जानते थे कि 1-on-1 मुकाबले में ये MT उन्हें उड़ा कर रख देंगे। यहां तक कि उनका गिल्ड लीडर डार्क व्यू भी जरूरी नहीं कि उन MTs के हमले को रोक सके, चाहे इसकी लाइफ सेविंग स्कल फाल ही क्यों ना हो। तो
ये नेचर हॉल का सिल्वर लाइट बैटल इरे है। डार्क व्यू एमटीज की चांदी जैसी चमक देखकर हैरत ज़दा रह गया। सिल्वर लाइट बैटल इरे स्टॉर्म एम्पायर में मशहूर था। नेचर हॉल ने अपने पहले सफर फर्स्ट रेड गिल्ड को शिकस्त देने के लिए इसी जंगी सफ बंदी पर भरोसा किया था जब वो 9 स्टार फैमिली से भी कमजोर था। उसने पहले सिर्फ वीडियोज में सिल्वर लाइट बैटल इरे का मुशाहिदा किया था और अब जब उसे जाती तौर पर देखने का मौका मिला तो बढ़ती हुई ताकत, एचपी और रफ्तार इसकी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा थी। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि नेचर हॉल दूसरी सुपर पावर्स से क्यों नहीं डरता था। हमारे गिल्ड के सिल्वर लाइट बैटल इरे को कोई नहीं रोक सकता। आइए इन जीरो विंग के खिलाड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दी। नेचर हॉल के वो खिलाड़ी जो अब भी टुआई लाइट इको के मेंबरों को घेरे हुए थे अपने साथियों को बैटल इरे फाल करते देखकर हंसने लगे। सिल्वर लाइट बैटल इरे 18 खिलाड़ियों को एक साथ जोड़ने की इजाजत देता था। न सिर्फ वो आने वाले नुकसान को आपस में बांट सकते थे बल्कि उनकी ताकत, एचपी, नक्ल व हरकत की रफ्तार और हमले की रफ्तार में भी 30% इजाफा हो जाता था। सबसे अहम बात यह थी कि वो बैटल इरे के जरिए अपने हवास बांट सकते थे। ताहम इससे पहले कि 18 MT0 विंग की टीम तक पहुंचते और उसकी दिफाई लाइन को तोड़ देते, वानिया ने, जो अपने खिलाड़ियों के दरमियान खड़ी थी, अपना अमला लहराया। डायमेंशनल फ्रैक्चर। वानिया के सामने खला फट गया जो तेजी से नेचर हॉल के मेंबरों की तरफ बढ़ने लगा। अगरचे खला का वो फटना बारीक और कमजोर लग रहा था लेकिन ये किसी कदीम देव हैकल मखलूक की देवर जैसा महसूस हो रहा था। इसकी ताकत से आसमान और जमीन कांप उठे। बच्चों, इससे अव्वल लाइफ घबरा कर चलाया। बदकिस्मती से खला का वो शिगाफ इतनी तेजी से बढ़ा कि इसकी वार्निंग किसी काम ना आई। कड़क शीशा टूटने जैसी आवाज ने वादी को हिलाकर रख दिया जब खला का शिगाफ नेचर हॉल के एमटीज तक पहुंचा जो बरवक्त रद्दे अमल जाहिर करने में नाकाम रहे। मक्खन में गर्म छुरी की तरह खला के शिगाफ ने 18 एमटीज को काट कर रख दिया। उनके 2 हिस्सों में बटे हुए जिस्म जमीन पर गिर गए। नेचर हॉल के पिछली लाइन के हीलर्स को अपने एमटीज के आखिरी एचपी खत्म होने से पहले हीलिंग स्पेल करने का वक्त ही नहीं मिला। मजीद ये कि खला का शिगाफ उन 18 मुंसलिक एमटीज पर नहीं रुका बल्कि दर्जनों गज दूर खड़े खिलाड़ियों की जानें भी ले लें। क्या आप अब भी हमसे लड़ना चाहते हैं? वानिया ने अपना अमला पीछे हटाते हुए और नेचर हॉल के मेंबरों को देखते हुए पूछा। सिर्फ एक चाल से वानिया ने 200 से ज्यादा माहिरीन को हलाक कर दिया था। इसके बेनियजाना लहजे से जाहिर होता था कि वो इस अमल को अहम नहीं समझती और नेचर हॉल के जिंदा बच जाने वाले खौफ से कांप उठे। तुम्हारे पास महज एक ताकतवर स्पेल है। क्या तुम वाकई समझती हो कि हम में से कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता? अव्वल लाइफ की आंखों में गुस्सा भड़क उठा जब उसने वानिया को घूरा। अगरचे इसे गिल्ड के 200 से ज्यादा माहिरीन की मौत का खास दुख नहीं था लेकिन इसे इन 18 एमटीज को खोने का दुख था जो सिल्वर लाइट बैटल इरे इस्तेमाल कर सकते थे। गिल्ड ने इन तमाम खिलाड़ियों की बड़ी मेहनत से परवरिश की थी और उनमें से हर एक रिफाइनमेंट रेलिम तक पहुंचने के बहुत करीब था। सिल्वर लाइट बैटल इरे के साथ इन खिलाड़ियों में से हर एक के पास आम रिफाइनमेंट रेलिम माहिरीन से ज्यादा जंगी ताकत थी। एक लेवल खोने से उनकी तरक्की पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा लेकिन उनके हथियारों और साज व सामान के ज़ाय होने से जरूर पड़ेगा। उन्हें इन अशिया को दोबारा हासिल करने के लिए बहुत वक्त दरकार होगा। अव्वल लाइफ का जिस्म एक धुंधलाहट में बदल गया जब वो एक तुंद और तेज आंधी की तरह वानिया की तरफ लपका। सत्यानाश! अव्वल लाइफ हमला कर रहा है। अव्वल लाइफ को हरकत करते देखकर डार्क व्यू का चेहरा सिया हो गया। अव्वल लाइफ इन 18 एमटीज की तरह नहीं था जो मर चुके थे। अपने हथियारों, साज व सामान और जंगी मेयार के साथ वो स्टॉर्म एम्पायर में बिल्कुल चोटी पर था। इसके 2 यकदस्ती कुल्हाड़े एपिक सीट हथियार थे। वो इसी लेवल के एक ग्रेट लॉर्ड को आसानी से पीछे धकेल सकता था और वादी के तंग इलाके ने इसे बेहतरीन मैदान जंग फराहम किया था। अगर अव्वल लाइफ जीरो विंग की टीम तक पहुंच गया तो तबाही मच जाएगी। 10 सेकंड से भी कम वक्त में अव्वल लाइफ जीरो विंग के मेंबरों के सामने पहुंच गया। अगरचे जीरो विंग के रेंजर माहिरीन ने इस पर हमलों की बौछार कर दी लेकिन इसने बड़ी आसानी से आने वाले स्पील्स और तीरों को चकमा दिया, रोक दिया। कोई भी हमला इस तक पहुंचने में कामयाब ना हो सका। ये देखकर नेचर हॉल के खिलाड़ियों का खून जोश से उबलने लगा। हाय हा! वाइस गिल्ड लीडर आखिरकार हरकत में आ गए। जीरो विंग के मेंबरान अब पक्का मरेंगे। ताहम जैसे ही नेचर हॉल के मेंबरों ने अव्वल लाइफ को जीरो विंग के मेंबरों को हुआ में उछालते हुए देखने की तवक्को की, वानिया दोबारा हरकत में आई।
अपने पिछले हमले की तरह उसने हल्के से डेथ साइकिल लहराया और अपने अर्ध गिर्द मुताद्दिद जादुई दायरे जाहिर किए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नेचर हॉल और ट्वाइलाइट इको दोनों के मेंबरान दंग रह गए। वानिया ने 200 जादुई दायरे तलब किए थे और हर दायरे के सामने एक ब्लेड ऑफ डार्कनेस बन रहा था। जाओ, वानिया चलाई। बारिश के कतरों की तरह ये 200 ब्लेड्स ऑफ डार्कनेस अव्वल लाइफ पर बरस पड़े, जो सब वानिया के कंट्रोल में थे। वो जादुई गोले नहीं थे जो सिर्फ एक सीधी लकीर में हरकत कर सकते थे। बीवरेल फ्लावर अव्वल लाइफ ने भी माथे पर बिल डाले जब उसने 200 ब्लेड्स ऑफ डार्कनेस को जिंदा रूहों की तरह अपनी तरफ उड़ते देखा। उसने फौरन अपने एपिक कुल्हाड़ों की एक्टिव स्कल को फाल किया और उसके पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा फूल बन गया। फूल की 12 पंखुड़ियां अव्वल लाइफ के गिर्द घूम रही थीं, जिनमें से हर एक उसकी 100% ताकत की हामिल थी। पंखुड़ियां एमटीज की ढालों की तरह काम कर रही थीं। जब तक वानिया के हमलों की ताकत इससे ज्यादा न होती, वो बीवरेल फ्लावर के दिफा को नहीं तोड़ पाती। बीवरेल फ्लावर ने इसके गिर्द एक तकरीबन नाकाबिल तस्खीर रुकावट बना दी थी। इसके बाद अव्वल लाइफ वानिया की तरफ लपका। ताहम ब्लेड्स ऑफ डार्कनेस के बीवरेल फ्लावर की पंखुड़ियों से टकराने की आवाजों ने अव्वल लाइफ के तासुरात बदल दिए। बीवरेल फ्लावर की पंखुड़ियां, जिनमें उसकी 100% ताकत थी, ब्लेड्स ऑफ शेडो का मुकाबला न कर सके। पंखुड़ियां बमुश्किल हमलों को रोक पाईं और उनका रास्ता बदल सकें। 200 ब्लेड्स ऑफ डार्कनेस के खिलाफ अव्वल लाइफ का बीवरेल फ्लावर और एपिक कुल्हाड़े कागज के शेर साबित हुए। अगरचे वो अपनी पूरी ताकत से लड़ा और अपने वाइड रीलिम के जंगी मयार का भरपूर मुजाहिरा किया, लेकिन वो वानिया के हमले का सिर्फ एक हिस्सा ही चकमा दे सका, रोक सका। पलक झपकते ही ब्लेड्स ऑफ डार्कनेस अव्वल लाइफ के जिस्म के आर पार हो गए और बरसरिकर के एचपी को लूट लिया। अव्वल लाइफ, जो स्टोर्म एम्पायर के टॉप 3 माहिरीन में से एक था, शिकस्त खा चुका था। चैप्टर 2070 ताकतवर जीरो विंग। वो मर गया। अव्वल लाइफ एक ही वार में मारा गया। नेचर हॉल और ट्वाइलाइट इको के मेंबरान अव्वल लाइफ की मौत का मुशाहिदा करने के बाद सदमे से मुंह खोले रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ताहम न सिर्फ इस शख्स की लाश उनके सामने पड़ी थी, बल्कि इसके मखसूस हथियार बीवरेल एक्सेस इसकी लाश के पास पड़े थे। आबिदा, तुम्हारे गिल्ड के माहिरीन काफी ताकतवर है। क्या वो लड़की तुम्हारे गिल्ड की नंबर 1 माहिर है? डार्क व्यू ने अपनी भतीजी से पूछा। इसकी आंखें वानिया पर जिमी हुई थीं। वो जानता था कि जीरो विंग मुतासिर कुन तरक्की कर रहा है, लेकिन इसने नहीं सोचा था कि ये इतना ताकतवर हो गया है। अव्वल लाइफ को मारने के बाद भी वानिया की नजरें बेनियाज रहीं, जैसे इसने किसी आम मोन्स्टर को मारा हो जो उसे इत्तेफाक ना मिल गया हो। कोई वाकई अव्वल लाइफ नेचर हॉल के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक के साथ एक आम मोन्स्टर जैसा सलूक कर रहा था, इसे मक्खी की तरह मार रहा था। अगर यह खबर फैली तो ये स्टोर्म एम्पायर की बुनियादों को हिलाकर रख देगी। नहीं, वानिया गिल्ड में पहले नंबर पर नहीं है, लेकिन इसे टॉप 5 में होना चाहिए। सिर्फ आबदा गाल रुक गई, वानिया को उलझन में देख रही थी। वो वानिया के मयार से बखूबी वाकिफ थी। इसकी तरह वो लड़की भी रिफाइनमेंट रिलिम की माहिर थी। ताहम वानिया ने रिफाइनमेंट रिलिम में इससे ज्यादा कामयाबियां हासिल की थीं। अगरचे अगर बात लड़ाई तक पहुंचती और उनके लेवल्स और साज व सामान बराबर होते, तो वो अपनी सी गार्ड लीगेसी के साथ वानिया का डट कर मुकाबला कर सकती थी। अगर लड़ाई समंदर पर होती तो वो वाज़े तौर पर जीत जाती। अगर आबदा गाल को अव्वल लाइफ जैसे चोटी के माहिर से लड़ना पड़ता, तो अपने तमाम एपिक साज व सामान के बावजूद इसे शिकस्त देने में बहुत मुश्किल पेश आती। जहां तक अव्वल लाइफ को एक ही वार में मारने का ताल्लुक है, वो उसके काबिल ही नहीं थी। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के चोटी के माहिरीन का साज व सामान वक्त गुजरने के साथ बेहतर होता जाता है, फिर भी किसी वजह से वानिया ने अव्वल लाइफ को फौरी तौर पर मार दिया था। मजीद ये कि इसने ये कारनामा बड़ी आसानी से अंजाम दिया था। आबदा गाल ने सूरत हाल पर कितना ही गौर क्यों न किया, वो ये समझने से कासिर थी कि वानिया ने ये कैसे किया। ताहम आबदा गाल को ये मालूम नहीं था कि सैफ अली ने कदीम खुदा की भूल भलियों से वापसी के बाद वानिया को एलिमेंटल बिल्ड लाइन दी थी, और एडवांस्ड बिल्ड लाइन की वजह से वानिया के बुनियादी औसाफ आसमान को छूने लगे थे। अपने बड़े बुनियादी औसाफ के फायदे के साथ ये फितरी था कि उसने अव्वल लाइफ को एक आम मोन्स्टर की तरह मार डाला। वो इतनी ताकत के साथ सिर्फ टॉप 5 में है। डार्क व्यू ने अपनी भतीजी को हैरत से घूरा। अब इसने ये तसव्वुर करने की हिम्मत नहीं की कि जीरो विंग वाकई कितना ताकतवर है।
नेचर हॉल के पास शायद मुट्ठी भर माहिरीन भी नहीं होंगे जो अव्वल लाइफ को फौरी तौर पर मार सकें, फिर भी जीरो विंग जैसे नॉन सुपर पावर के पास ऐसे 4 और माहिरीन थे। दरी असना अव्वल लाइफ को मरते देखकर नेचर हॉल के मेंबरान घबरा गए। खौफजदा परिंदों की तरह वो मैदान जंग से भाग खड़े हुए। इनमें से किसी ने भी जीरो विंग के मेंबरों से लड़ने की हिम्मत नहीं की। क्या मजाक है? अव्वल लाइफ और 18 सिल्वर लाइट बैटल ईरे एमटीज दोनों को एक एक चाल में शिकस्त दे दी गई थी। वो बेवकूफ नहीं थे। अब जबकि वो जानते थे कि वो जीरो विंग का मुकाबला नहीं कर सकते, वो वहां रुक कर नहीं लड़ेंगे। ऐसा करना खुदकुशी के सिवा कुछ ना होता। नेचर हॉल के मेंबरों के फरार होने के बाद वानिया ने अपनी तवज्जो हटाई और आबदा गाल के पास आई। आबदा आपा, ये वो अशिया हैं जो अपने गिल्ड गोदाम में जमा कराई थीं। वानिया ने आबदा गाल से कहा, जिसके चेहरे पर हिचकिचाहट के तासुरात थे। साज व सामान की तिजारत करने के बाद उसने कहा, ठीक है, गिल्ड लीडर ने मुझसे आपको ये बताने को कहा है, पीछे ना हटी। गिल्ड आपके साथ खड़ा है। गिल्ड लीडर। एक लम्हे के लिए आबदा गाल पर मुख्तलिफ जज्बात गालिब आ गए। जब ट्वाइलाइट इको के मेंबरों ने अपने साथी के लिए वानिया का पैगाम सुना तो वो रश्क किए बगैर न रह सके। जीरो विंग जैसा बड़ा गिल्ड दर हकीकत अपने एक गिल्ड मेंबर की हिमायत के लिए एक सुपर पावर के साथ हमागीर जंग शुरू करने के लिए तैयार था। उन्होंने वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में ऐसी चीज का कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर वो ऐसे शानदार गिल्ड में शामिल हो सकते तो वो इससे ज्यादा और क्या मांग सकते थे। एक बार जब आबिदा गाल ने अपना सुकून बहाल किया और अपने हथियार और साजो सामान दोबारा पहन लिए तो उसकी तब्दीली ने ट्वाइलाइट इको के मेंबरों को हैरान कर दिया। वो पहले ही नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर महसूस हो रही थी, लेकिन अपने हथियारों और साजो सामान को तब्दील करने के बाद वो एक तितली की तरह महसूस हो रही थी जो अपने खौल से बाहर निकल रही हो। न सिर्फ वो खूबसूरत लग रही थी बल्कि इससे एक शदीद ताकतवर हाला भी खारिज हो रहा था। अगरचे वो इसकी अशिया का मैयार नहीं बता सकते थे क्योंकि इसने चमक के असरात छुपा रखे थे, लेकिन इसका हाला डार्क व्यू और अव्वल लाइफ से भी ज्यादा ताकतवर था। तो ये वो गिल्ड है जिसमें आबदा शामिल हुई। डार्क व्यू को अव्वल लाइफ को मरते हुए देखने से भी ज्यादा सदमा पहुंचा। ये हकीकत के वानिया ने अव्वल लाइफ को मार दिया था। इससे वाज़ेह हो गया था कि जीरो विंग के पास अपने काबिल माहिरीन मौजूद हैं, लेकिन वो साज और सामान जिसने आबदा गाल की जंगी ताकत को फौरी तौर पर बुलंद कर दिया था, जो अब अव्वल लाइफ का मुकाबला कर सकती थी, इसका बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब था। आइए ये जगह छोड़ दें और विंडी सिटी वापस चलें। अब जबकि हमने नेचर हॉल के वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक को मार दिया है, नेचर हॉल इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। आबदा गाल ने अव्वल लाइफ की लाश पर नजर डालते हुए कहा। वाइस गिल्ड लीडर गिल्ड के अवामी चेहरों में से एक होता है। अगर उन्होंने इस वाकये के बाद के हालात को सही तरीके से न संभाला तो ट्वाइलाइट इको को स्टोर्म एम्पायर छोड़ने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। बेफिक्र रहें आबदा आपा। गिल्ड लीडर एक ग्रुप लेकर स्टोर्म सिटी गए हैं ताकि नेचर हॉल के साथ सूरत हाल पर बातचीत कर सकें। मेरा मानना है कि वो इस मामले को बहुत जल्द हल कर लेंगे, वानिया ने हंसते हुए कहा। क्या वो नेचर हॉल से मिलने गए हैं? डार्क व्यू सदमे से तकरीबन उछल पड़ा। क्या वो जीने से तंग आ गए हैं? अगरचे अव्वल लाइफ नेचर हॉल का सिर्फ 8वां वाइस गिल्ड लीडर था, जो गिल्ड के सबसे कम रैंक वाले वाइस गिल्ड लीडर्स में से एक था, लेकिन वो फिर भी एक वाइस गिल्ड लीडर था। फिर भी जैसे ही वानिया ने इस शख्स को मारा, जीरो विंग मुज़ाकरात के लिए नेचर हॉल की तरफ बढ़ रहा था। जीरो विंग वाज़े तौर पर नेचर हॉल को उकसाने की कोशिश कर रहा था। जीरो विंग को गालिबन इससे सही सलामत निकलने में मुश्किल पेश आएगी। ट्वाइलाइट इको के लिए बेहतर सूरत हाल पर बातचीत करना तो दूर की बात है। दरी असना स्टोर्म एम्पायर के स्टोर्म सिटी में सैफ अली की 6 रुकनी पार्टी नेचर हॉल की रहाइशगाह के सामने पहुंच चुकी थी। स्टोर्म एम्पायर के शाही दारुल हुकूमत के तौर पर स्टोर्म सिटी की खिलाड़ियों की आबादी ब्लैक ड्रैगन सिटी से भी ज्यादा थी। स्टोर्म सिटी में तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रिहायशी खिलाड़ी थे और उसके कारोबार खास तौर पर खुशहाल थे। शहर की खुशहाली स्टोर्म एम्पायर की कच्ची धातों की वजह से थी। सल्तनत की हुदूद में हर रोज कच्ची धातों और कीमती पत्थरों की बड़ी मिकदार पैदा होती थी, जिनकी दूसरी रियासतों और सल्तनतों में शदीद कमी थी। इस पैदावार की वजह से बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी तिजारत और अशिया खरीदने के लिए सल्तनत का दौरा करते थे। मजीद बरा कच्ची धातों की कसरत की वजह से स्टोर्म एम्पायर की फॉर्जन इंडस्ट्री इंतहाई तरक्की याफ्ता थी।
हथियारों और साज व सामान की फरोख्त और तैयारी में महारत रखने वाली दुकानें पूरे शहर में मिल सकती थीं और बहुत से खिलाड़ियों ने एडवांस्ड फॉर्जर का बीज पहन रखा था। इंटरमीडिएट फॉर्जर्स भी कसरत से मौजूद थे। यहां तक कि व्हाइट रिवर सिटी भी ऐसा नहीं कह सकता था। मजीद ये कि 8 मरूफ मास्टर फॉर्जर्स भी स्टॉर्म एम्पायर को अपना घर कहते थे। इनमें से 2 आजाद खिलाड़ी थे। कोई दूसरी सल्तनत गेम के इस मरहले पर ऐसा हासिल करने का ख्वाब भी नहीं देख सकती थी। खालसतना हथियारों और साज और सामान की पैदावार के लिहाज से स्टॉर्म सिटी व्हाइट रिवर सिटी से कहीं आगे था। बराकरम गिल्ड लीडर नेचर को मतला करें कि स्टार मून किंगडम के जीरो विंग वाले उनसे किसी मामले पर बात करने आए हैं। सैफ अली ने रहाइशगाह के दाखिली दरवाजे पर तैनात नेचर हाल के मेंबर के पास जाकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं इस बात की जमानत नहीं दे सकता कि हमारे गिल्ड लीडर अब से मिलेंगे। खिलाड़ी ने सैफ अली की पार्टी को हिकारत से देखते हुए जवाब दिया। आमतौर पर बड़ी तादाद में गिल्ड नुमाइंदे नेचर हाल के गिल्ड लीडर से मिलने के लिए रहाइशगाह का दौरा करते थे, जिनमें स्टॉर्म एम्पायर के फर्स्ट रेट गिल्ड्स के नुमाइंदे भी शामिल थे। इसके बावजूद उनके गिल्ड लीडर आमतौर पर उनकी दरखास्तों को नजरअंदाज कर देते थे। जहां तक एक किंगडम के गिल्ड का ताल्लुक है, वाइस गिल्ड लीडर्स भी गालिबन दरखास्त मुस्तरद कर देंगे। नेचर हाल का वो मेंबर फिर अपने आला अफसर को मामले की इत्तला देने चला गया। दरी असना नेचर हाल की रहाइशगाह के अंदर गिल्ड लीडर के दफ्तर में एक उधेड़ उम्र शख्स दफ्तर की मेज के पीछे बैठा अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजात को पलट रहा था। इस शख्स के पास लेवल 66 के कई खिलाड़ी खड़े थे, जो सब एपिक साज व सामान के मुतअद्दिद टुकड़ों के साथ माहिर थे। कोई भी आम माहिर ऐसा महसूस करेगा जैसे वो खूंखार दरिंदों के पिंजरे में खड़ा है अगर वो इस ग्रुप के सामने खड़ा हो। अचानक एक खिलाड़ी कमरे में दाखिल हुआ और उधेड़ उम्र शख्स के पास मौजूद खिलाड़ियों को देखकर वो कांपने लगा। ताहम उसने अपने दिल में मौजूद खौफ को दबाया और ऐलान किया, गिल्ड लीडर जीरो विंग के नुमाइंदों का एक ग्रुप अब से मिलने का कह रहा है। वो स्टार मून किंगडम का एक गिल्ड है। स्टार मून किंगडम का एक गिल्ड। नेचर मैनिफेस्टेशन ने मातहत की रिपोर्ट सुनते ही अपना सर उठाया। इसकी आंखों में तजस्सुस चमक उठा। क्या तुम देख नहीं सकते कि गिल्ड लीडर मसरूफ है? ये सिर्फ एक छोटी सी किंगडम का गिल्ड है। उन्हें वापस उनके देहात भेज दो। एक मजबूत आदमी चलाया। ताहम जैसे ही मातहत मुड़कर जाने लगा, नेचर मैनिफेस्टेशन के पास बैठी बर्फ जैसी ठंडी देवी को एक पैगाम मिला। जैसे ही इसने पैगाम पढ़ा, इसके तासुरात सियाह हो गए। रुको, औरत चलाई। कैलिन, क्या बात है? इस मजबूत आदमी ने पूछा, जिसने एक बड़ा तराजू वाला ढाल उठा रखा था। मुझे अभी खबर मिली है कि अव्वल लाइफ मारा गया है। इस औरत जेड कैलिन ने धीमे लहजे में जवाब दिया। वो छोकरा मारा गया? किसने? क्या वो डार्क व्यू था? ये तो मुमकिन नहीं होना चाहिए। वो मजबूत आदमी हैरान रह गया। ताहम टुआई लाइट इको के माहिरीन को याद करने के बाद इसे शक हुआ कि उनमें से कोई भी अव्वल लाइफ को मार सकता है। नहीं, रिपोर्टों के मुताबिक इसे जीरो विंग के एक माहिर ने हलाक किया है, जेड कैलिन ने कहा। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।